गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आप ये लगा लीजिए हरियाणा जीके का कल हम लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा था मेलों वाला, मैंने कल भी आपको कहा था कि यूट्यूब पर मैंने 2 क्लासेस ले रखी है मेलों की। उनमें ट्रिक्स से याद कैसे करना है वो बता रखा है, तो उनको वहां से देख लेना ताकि चीजें आपको रिवीजन में आसानी महसूस हो जब आप उसको पढ़ें। ठीक है। कल हम लोगों ने 5 जिलों के मेलों के बारे में पढ़ लिया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेले और पर्व का। और जो इससे पहले कल, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन कराया था इस टॉपिक का, इससे पहले जो टॉपिक पूरा किया था कला और संस्कृति का, वो पहला पार्ट था जिसमें हमने मूर्ति कला, चित्रकला, फिर हमने मंदिरों को देखा, गुरुद्वारों को, मज़ारों को और दरगाहों को। और फिर उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने एग्जाम के लिए जो ज़रूरी हैं, चाहे वो चित्रकला के उदाहरण के रूप में थे या मूर्ति कला के या कोई टॉयज के रूप में, उन सब के बारे में, संगीत विधा, फिर लोक अपना संगीत देखा। फिर हमने पढ़ा था भाई अहमद बख्श अपने यहाँ बहुत बड़ा नाम था, या दीपचंद बामन का नाम था, या किशनलाल भट्ट थे मेरठ के, या अपने यहाँ पे जो है ये कालिदास जो कहलाते हैं हरियाणा के शेक्सपियर दीपचंद बामन, या अपने हरियाणा के तानसेन, इन सब के बारे में डिटेल से बातचीत की थी। अब उसी सीरीज में कला और संस्कृति का ही पार्ट है ये भी, कला और संस्कृति में मेले और पर्व उत्सव। कल हमने हरियाणा के विभिन्न जिलों के मेलों में मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई थी। क्या? तीज का मेला पूरे हरियाणा में मिलेगा, गोगा नवमी या गोगा पीर का या गोगा वीर का मेला पूरे हरियाणा में मिलेगा, नवरात्रि का मेला लगभग जगह मिलेगा, जन्माष्टमी के बड़े मेले बहुत सारी जगह मिलेंगे, दीपावली के, दशहरे के, होली के मेले, रक्षाबंधन के मेले, ये बहुत ज्यादा लगते हैं हर जिले में। तो पेपर में आने की उम्मीद उनकी होती है जो थोड़ा अलग हटके हो। जैसे कोई तुमसे पूछे कि माता मसानी का मेला, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि माता मसानी का मेनली भिवानी धनाना गांव की बात कर रहे हैं। या वो कह दे शीतला माता का मेला, तो हमारा दिमाग सीधे दौड़ेगा। वैसे शीतला माता के ना बहुत सारे गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन मेन बात कर रहे हैं वो गुड़गांव के शीतला माता की। ऐसी बुद्धो माता का पूछ लें या शाह चोखा खेरी का पूछ लें, तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे जो अलग से हैं, जो दूसरी जगह नहीं है। जैसे कालका का मेला, कालका जगह तो कहीं और है लेकिन कालका देवी का मेला कहीं और लगता है। तो ये सब चीजें मैंने कहा था उस तरीके से याद करना। देखो, एक चीज होती है पढ़ने का तरीका, ये ना मेच्योरिटी के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। जब बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, कुछ नहीं आता, तो हर चीज में ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं होती, तो आप चीजों को रिलेट करके कि ट्रिक्स से ज्यादा चीजें याद करें। लेकिन अब तक जो लोग हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, हमें कितने दिन हो गए, अब एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप होनी चाहिए और अब तुम्हारा एनालाइज करने की पावर डेवलप हो जानी चाहिए कि इस तरह के मेले आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप की चीज आएगी तो ऐसे आंसर करना है। जैसे अब मैं ये कहूं तुम्हें कि हर चीज में जन्माष्टमी याद करो तो बेवकूफी है। जन्माष्टमी के मेन मेले पूछेंगे तो तुम ब्रिज के वाली पट्टी की तरफ कोशिश करना टिक मार्क करके आओ। गणगौर पूरे हरियाणा में है, लेकिन मेन पूछेंगे तो हिसार वाली पट्टी की तरफ इशारा करेंगे वो। तो अब ये ना एनालाइज करने की पावर कब आ जाती है? जब आपको चीजें कॉन्सेप्ट को ढंग से आपको समझना आ जाता है। अब आप हरियाणा जीके को इतना जरूर परिचित हो गए होंगे अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो, कि आप बता सको कि हरियाणा के किस इलाके में कौन सा डांस है, किस तरफ की मिट्टी कैसी है, कहाँ कौन सी खेती ज्यादा होती है, कौन सी बेल्ट में किस तरह की फसलें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, और हरियाणा में किस तरह का कल्चर कहाँ पर है। कहने को बाहर वालों के लिए हरियाणा पूरा एक है, लेकिन क्योंकि हम लोग 1.5, 2, 3 महीने से लगातार थोड़ा थोड़ा धीरे 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 पढ़ते हुए जानते हुए चल रहे हैं, तो अब हरियाणा के बारे में इतनी समझ मुझे उम्मीद है तुम्हारी पैदा हो गई होगी, और अब तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कल भी कहा था कि मेलों के लिए एक बार अगर तुम यूट्यूब पे चले जाओगे तो तुम्हें वो ट्रिक्स आसान दिखेंगी, लेकिन अब सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे नहीं रह सकते। अब आपकी एक अपनी समझ भी पैदा होनी चाहिए हरियाणा को लेकर। यूट्यूब पे पढ़ाते टाइम क्या होता है, चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा पाते हैं, सब कुछ नहीं बता पाते। लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हर चीज को लेके अपनी बननी चाहिए। अब वो टाइम पास वाली ट्रिक्स ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। ट्रिक्स भी काम आती हैं, लेकिन सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे पेपर पास नहीं होता। तो इसलिए अब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि किस तरह की मिट्टी कहाँ है, कहाँ फसलें, कहाँ बारिश कम ज्यादा, किस इलाके में किस तरह का रहन सहन खान पान ज्यादा, कहाँ पे कौन सी फसल ज्यादा। और ये कब आएगा? जब आपको सारी चीजें डिटेल से समझ में आई होंगी। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हम आ गए हैं। और अब जो चीजें बच गई हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा टफ हैं भी नहीं, वो तो बिल्कुल फैक्ट्स के फॉर्म में बच गई हैं बस। अब जैसे पत्रकारिता का टॉपिक कराऊंगी तो उसमें अखबारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में आते हैं कि भाई पहला रेवाड़ी का अखबार कौन सा था, हरियाणा का पहला अखबार या नेशनल लेवल पे पहला अखबार कौन सा था, किस किसने काम किया, जियालाल जैन का क्या योगदान है, या हरिभूमि अखबार कब निकला। वो बेसिक सी बातें हैं। अब तक तुम लोगों को ये मान के चलो
जाओ 95% हरियाणा समझ में आ चुका। अब 5% की मशक्कत रह गई है। मैंने कल परसों भी शायद ये बात बताई थी कि अब हफ्ते भर की क्लास मुश्किल से निकलेंगी। उस हफ्ते भर में आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ के और फैक्ट्स को जोड़ते सीखते चलना, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको, जैसे मेले हैं, मेलों की समझ क्या पैदा करनी है। मेला तो भैया एक नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। आप सबने बचपन में बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, आप गए भी होंगे, मेले लगते हैं तो उसमें झूले होते हैं, मेले में लोग जा रहे होते हैं, किसी स्पेशल भगवान जी की पूजा हो रही होती है और प्रसाद मिल रहा होता है, यही तो होता है मेला। मेले में एंटरटेनमेंट का साधन होता है। तो इसको कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, भाई तीज का मेला यहाँ लगता है, बूढ़ी तीज का मेला यहाँ लगता है, चोखा खेरी का मेला यहाँ लगता है, या भूमन शाह का मेला यहाँ लगता है। तो इसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा बार इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको लर्न होगा। अब सिर्फ एक बार पढ़ के सोचो लर्न होगा तो नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये फैक्ट्स जो होते हैं ना, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कल हम लोगों ने 5 जगह के मेले पढ़ लिए थे। अंबाला में तीज का मेला, और मैंने कल भी कहा था तीज का मेला हर जगह लगता है, बूढ़ी तीज का मेला इंपॉर्टेंट है, वामन द्वादशी का हर जगह आएगा, शारदा देवी का मेला हम यहाँ पढ़ लेते हैं, गोगा नवमी का हर जगह चलेगा। फरीदाबाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, बलदेव छठ का, दादा कान्हा रावत का, सूरज कुंड का, कालका का, जन्माष्टमी तो क्योंकि पट्टी साउथ की है तो चलेगा ही चलेगा, गोगा पीर हर जगह है, फूल डोर का सिर्फ यहीं चलेगा, उदासनाथ का, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 1987 में पहली बार लगा। और इन 34-35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस साल सूरज कुंड का मेला नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि कोई ना कोई विदेशी भी हमारे सहायक सहयोगी देश के रूप में आया करते थे। कार्तिक सांस्कृतिक मेला ये उसी तरह का है जैसे कि सूरज कुंड का है, इंपॉर्टेंट है। कनुआ का मेला, कान्हा गौशाला का, शिव चौदस का, तो शिव चौदस तो और भी कई हैं, लेकिन यहाँ मेन याद रखना। फिर भिवानी है तो दशहरे का हर जगह लगता है, नागा बाबा ये पढ़ लेना, पूर्णमासी हर जगह लगता है, खेड़े वाले का सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट है। मुंगीपा का मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बताया था। सती का मेला, दादी जगदे सती थी ना, उनके नाम पर लगता है। गुड़गांव में शीतला माता का, बुद्धो माता का, गोगा नवमी फिर आ गया, महादेव का बहुत जगह, बूढ़ी तीज गुड़गांव का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भक्त पूर्णमल का, शाह चोखा खोरी का, शिवजी का मेला बहुत जगह है। फिर हिसार पढ़ा था हमने, नवरात्रि का, गणगौर का मिलेगा हिसार में अलग से, नवरात्रि का, जन्माष्टमी का, गोगा नवमी का, शिवजी का, काली देवी का। काली देवी पूछे तो फिर याद रखना पड़ेगा। अग्रसेन तो आप अच्छी तरह जानते हो हिसार से संबंधित है, ठीक है। 5 पढ़ लिए थे। आज हमें जींद से पढ़ना शुरू करना था, जींद के मेले आज पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने अब तक मंदिर और ये सब पढ़े उनको ये आसान दिखेगा। हटकेश्वर याद करो, हटकेश्वर, घपड़ेश्वर, हटकेश्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हटकेश्वर पूछें, घंटेश्वर पूछें, घपड़ेश्वर पूछें, ये मंदिर भी हैं और इन्हीं मंदिरों के नाम पे यहाँ मेले लगते हैं। मेले बहुत ज्यादा तो आपके मंदिरों के आसपास ही तो लगते हैं गाँव में। तो ये है हमारा हटकेश्वर मंदिर है, यहाँ पर उनका मेला लगता है। तो यहाँ पे रविवार को मेले का आयोजन जींद के हाट गांव में, सिर्फ इतना याद रखो, हटकेश्वर मेला कहाँ लगता है, जींद में, हटकेश्वर जींद में, ठीक है। बिलसर का मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, और बिलसर का मेला लगता है सोमवती अमावस्या के दिन। ये मेला हंस हैडर, हंस डहर भी लिखा है किसी किसी किताब में, ये जगह का नाम है, हंस हैडर ही हंस डहर बन जाती है। तो हंस हैडर कह दें या हैंस हैडर कह दें एक ही बात है, यहाँ लगता है ये बिलसर का मेला, इंपॉर्टेंट है, हंस हैडर नाम की जगह। बिलसर और हटकेश्वर, हटकेश्वर बिलसर दोनों जींद के हैं, ये और जगह नहीं मिलेंगे। सच्चा सौदा, अगर डेरा सच्चा सौदा कहेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं सिरसा की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चा सौदा मेला कह रहे हैं तो फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सिरसा की बात नहीं कर रहे। इस ऐसी चीजें फंसवा देती हैं, क्योंकि सच्चा सौदा आते दिमाग में आता है डेरा सच्चा सौदा, जो कि बंद रहा था काफी दिन तक, और डेरा सच्चा सौदा हर किसी को पता है कि सिरसा में है। लेकिन अगर कहें सच्चा सौदा का मेला तो याद करना ये तीनों एक साथ किस में आएंगे, जींद में। जींद में लगता है सच्चा सौदा का मेला। सच्चा सौदा अलग जगह है डेरा, लेकिन इसका मेला है आपके जींद में, बिलसर का भी और हटकेश्वर का भी। धमतान साहिब के मेला, धमतान साहिब अच्छी तरह जानते हो आप, गुरुद्वारा भी है, मैंने कल परसों ही पढ़ाया था, धर्म से जुड़ा, जिंदा, धर्म जिंदा रहता है ना। तो धमतान साहिब का मेला, ये अमावस्या को मेला लगता है धमतान में, गुरुद्वारे में, अभी बताया, कल भी बताया था। हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। राम राय हृद का मेला, राम राय हृद का मेला, ये सिर्फ यहीं लगेगा और नहीं लगेगा। तो ये कहाँ लगता है, जींद जिले में, ठीक है।
ठीक है, महर्षि परशुराम के मंदिर में पूजा की जाती है। तो परशुराम कौन है? जिनको ब्राह्मण समाज अपना कुल गुरु मानता है। परशुराम जिनका हथियार फरसा है, उनको ब्राह्मण समाज, जैसे अग्रसेन को अग्रोहा जिसने बसाया था, वैश्य जाति अपना भगवान के रूप में देखते हैं ना कि उन्होंने हमारी शुरुआत की थी, ऐसे ही ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान की पूजा करते हैं। और परशुराम जो है ना, महर्षि परशुराम ब्राह्मणों के अग्रणी है ये। तो इनका मेला राम राय हृद का मेला, तो इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो राम राय हृद का मेला कह दे। धमतान साहिब जो कि आपका गुरुद्वारा है उसकी बात कर दें, मेला लगता है। सच्चा सौदा जगह पूछेंगे तो सिरसा, लेकिन मेला कहेंगे तो जींद। हटकेश्वर और बिलसर, तो हटकेश्वर, बिलसर, डेरा सच्चा सौदा पूछे तो सिरसा, लेकिन सच्चा सौदा मेला कहे तो जींद में आएगा। और राम राय हृद धमतान साहिब तो आप जानते ही हैं, धर्म जिंदा रहता है। अब आ गया करनाल में, तो करनाल में कई बड़े मेले लगते हैं। बाबा सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला करनाल में लगता है अक्टूबर महीने में, करनाल जिले में इंद्री में, सिमरन दास की समाधि पर। देवी का मेला, देवी का मेला हर जगह नहीं लगेगा, वैसे तो बहुत सारी देवियां, लेकिन अगर देवी का मेला कहेंगे तो करनाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबा सिमरन दास, देवी का मेला। छड़ियों का मेला, ये बड़ा काम का है। ये ना 3 मेले हैं, ये आपको दुखी करेंगे। एक है श्याम छड़ी का मेला, एक है श्याम जी का मेला, और एक है छड़ियों का मेला। अगर पेपर में आए श्याम जी का मेला तो आपको आंसर टिक करना है दूबलधन झज्जर। अगर कहें छड़ी का मेला तो आप टिक करेंगे रेवाड़ी का, और अगर कहेंगे छड़ियों का मेला तो आप टिक करेंगे करनाल। यानी 3 नाम एक जैसे हैं। छड़ियों का मेला कह दे, श्याम छड़ी का कह दे, और श्याम जी का मेला। अगर श्याम जी कह रहे हैं तो दूबलधन, श्याम छड़ी कह रहे हैं तो क्या आएगा, पीछे छड़ी है ना, तो वो आ जाएगा रेवाड़ी। अभी मैं इसको बता भी दूंगी लिख के, अभी यहाँ पहले इसको देख लेते हैं। छड़ियों का आ गया, छड़ी होता रेवाड़ी, छड़ियों आ गया तो करनाल में है ये। ठीक है, करनाल जिले में। अम्बपुर, अमूपुर लिखा है ना, ये अम्बपुर है, अम्बपुर नाम की जगह छड़ियों का मेला लगता है। सिर्फ छड़ी का मेला आ गया तो रेवाड़ी में लगता है, और शाम का आ गया तो दूबलधन झज्जर में। ठीक है, तो अधिकतम संख्या में छड़ियों की खरीद बिक्री होती है, इसलिए छड़ियों का मेला है ये। गोगा पीर, जगह जगह पढ़ रहे हैं तो एक जगह नहीं कह सकते। गोगा के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बता रखा है। गोगा पीर अपने लोकल एक भगवान थे राजस्थान के। तो गोगा पीर का मेला हमेशा भाद्रपद के महीने में इसलिए आता है क्योंकि बारिश भादो, सावन और भादो में ही होती है, और बारिश में ही सांप निकल के गायों को काटते थे, तो उनसे रक्षा की है गोगा पीर ने, स्नेक गॉड है। भाद्रपद महीने की नवमी को मेला खेड़ा नामक स्थान पर लगता है। तो मेन आप अपना इससे जोड़ के रखना कि भाई कौन कौन से हैं करनाल के। सिमरन दास का है, देवी का है, छड़ियों का मेला है, गोगा पीर, गोगा पीर तो जगह जगह है। परासर का मेला सिर्फ करनाल में है, परासर, इसको पारासर भी लिख देंगे, पारासर। तो परासर का मेला आए, पारासर का मेला आए, ये करनाल में है, तरावड़ी नामक जगह पे जहां युद्ध भी हुए हैं। पांडु का मेला, पांडु का मेला बात है कुरुक्षेत्र, टिक करेंगे, करनाल में है। देवी का मेला भी, पांडु का मेला भी, सिमरन दास का मेला भी, छड़ियों का मेला भी, और अब हम पढ़ रहे हैं पांडु का मेला भी। ठीक है, ये भी करनाल में है, पपहाना नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो 4-5 हैं ये। गोगा पीर को छोड़ देना क्योंकि वो जगह जगह है। सिमरन दास का भी करनाल में है, देवी का मेला भी, छड़ियों का भी, और परासर का भी, और पांडु का भी। पांडु और देवी एक साथ आएंगे, सिमरन दास, पांडु और देवी, और ये छड़ियों का मेला। ठीक है, कैथल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फल्गु का मेला। फल्गु, फल्गु का बहुत बार आता है। एक यहाँ पे फल्गु के अलावा एक और भी मेला इंपॉर्टेंट है, देहाती मेला, ये खूब आते हैं दोनों। लुधाना, बाबा लुधाना का मेला लगता है ना, देहाती मेला, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। फल्गु का मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अश्विन महीने में कैथल जिले के फरल गांव में या फल्गु गांव में इसका आयोजन होता है। तो फल्गु का मेला कई बार एचएससी ने पूछा है कहाँ, तो कैथल में, फल्गु कैथल। नेक्स्ट क्या है, पुंडरक का मेला, इसका पुंडरीक कस्बे में ही आयोजित किया जाता है। तो मेला है तो सारे मेले एक जैसे होते हैं, बस नाम से आपको याद रखना है। कैथल में कौन सा मेला है, पुंडरक का मेला, फल्गु मेला। एक है बावन द्वादशी, अब ये जगह जगह लगता है बावन द्वादशी का, इसका कैथल में भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। तो द्वादशी तो हर जगह आती है ना, जैसे गोगा पीर, गोगा नवमी हर जगह आती है, ऐसे बावन द्वादशी भी हर जगह मनाई जाती है। लेकिन यहाँ कैथल को थोड़ा जैसे एक होता है भाई इंपॉर्टेंट मेले की तरह मान लिया। देहाती मेला, ये स्पेशल सिर्फ कैथल में लगता है, बाबा लुधाना का मेला ही देहाती मेला है। तो फल्गु और देहाती या लुधाना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर महीने में इसका आयोजन कैथल जिले के लुधाना में किया जाता है। ये मेला आम लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है देहाती मेला, लुधाना मेला। इस मेले में लोगों द्वारा परंपरागत लोक नृत्य किया जाता है। तो कैथल आती तुम्हें फल्गु और लुधाना, या जिसको आप कहते हैं देहाती मेला, ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, गोगा वगैरह जो है ना ये तो हर जगह ही है, इसलिए इनकी इतनी दिक्कत नहीं है। बावन द्वादशी भी कई जगह है।
कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है तो आप ये मान के चलो कि धार्मिक जगह है, तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन मेन मेन जो हमें याद करने हैं वो कौन कौन से हैं। सूर्य ग्रहण स्नान होता है यहाँ भाई, जहाँ इतनी ज्यादा 360 तीर्थ स्थल है, तो कॉमन सेंस है कि सूर्य ग्रहण पे वहां स्नान होता ही होता होगा। तो सूर्य ग्रहण स्नान कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन लगने वाला ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान करके धर्मानुष्ठान आयोजित करते हैं। अब ये है ही धार्मिक नगरी, तो यहाँ तो सूर्य ग्रहण पे मेला लगेगा ही लगेगा, बिना सोचे समझे। सूर्य ग्रहण पे कई जगह लगते हैं मेले, लेकिन बड़ा मेला लगेगा आपकी धर्म नगरी यानी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है पेहोवा। आप जगह से ही देख लो ना, पेहोवा सब जानते हो कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा का मेला मार्च के महीने में पेहोवा में आयोजित किया जाता है। सोमवती अमावस्या का उत्सव आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। सोमवती अमावस्या के टाइम पर बहुत जगह मेले लगते हैं, तो इसीलिए सबके नाम नहीं याद करने, क्योंकि ये खास उत्सव है। बावन द्वादशी है या कोई बड़ी अमावस्या है, कोई बड़ी पूर्णिमा है, तो इस तरह के मेले तो पूरे हरियाणा में लगते हैं। ठीक है, पेहोवा का मेला तो पेहोवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। देवी का मेला, अब ये भी जगह जगह लगते हैं, कुरुक्षेत्र में भी लगता है देवी का मेला, करनाल में भी देख रहे थे हम। मारकंडा, मार्कंडेय ऋषि थे ना, उनके नाम पे नदी भी है आज भी। उस नदी में अब तो लोग जो है खेती करते हैं, कभी कभी गलती में पानी आता है, जब बारिश का पानी आता है। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर लगता है। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, और आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने आपको पर्यटन में कराया था, मार्कंडेय ऋषि की 16 साल में मौत हो गई थी, लेकिन वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे शिव जी के, कि शिव जी ने यमराज से उनके प्राण छीन लिए थे। तो वही मार्कंडेय ऋषि हैं जिनका आश्रम आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था। तो उनका मेला भी कॉमन सेंस है। पेहोवा जो है वो मेला भी यहीं लगेगा, मार्कंडेय का मेला भी यहीं लगेगा। जहां जहां सूर्य ग्रहण होगा पूरे हरियाणा में, लेकिन बड़ा मेला कहाँ लगेगा? धार्मिक नगरी में। ठीक है, इसके बाद है बैसाखी का मेला। अब पूरे हरियाणा में बैसाखी के मेले भरते हैं, कोई अकेले कुरुक्षेत्र में थोड़ी है, लेकिन क्योंकि ये धर्म नगरी है तो इसका थोड़ा बड़ा है। ये मेला प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ। तो बैसाखी मेला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन मार्कंडेय का मेला अकेले यहाँ लगता है, इसलिए पूछ सकते हैं। देवी का मेला करनाल में भी है, पेहोवा का भी नहीं पूछेंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण स्नान पूछ लेंगे। तो वैसे तो हर जगह, लेकिन कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4-5 मेले हैं। इसके बाद आ गया महेंद्रगढ़ का। ढोसी का नाम आपने बहुत बार सुना। ढोसी एक पहाड़ी का नाम है जो कुलताजपुर ग्राम में पड़ती है, गांव में, और ये पड़ती है आपके इसमें महेंद्रगढ़ में। 652 मीटर ऊंची पर्वत की चोटी है, ये बहुत ऊंची नहीं है, 652 ज्यादा भी नहीं होता। और आप ये लगा लो कि इसके बारे में ऐसी प्राचीन कहावत है, कहते हैं कि एक ऋषि थे महर्षि च्यवन, जिन्होंने यहाँ बैठ के 7000 साल तक तपस्या की थी। आज सुन के लगता है ऐसे कैसे 7000 साल, लेकिन उस टाइम पे कहते हैं कि जीवन 10-10 हजार साल का भी हुआ करता था। इन लोगों के पास ऐसे तरीके थे, ऐसी मेडिसिन थी उस टाइम में, कि ये अमर अजर हो जाया करते थे। तो वही ढोसी है, तो वही ढोसी का मेला भरेगा जहाँ ये होगी। नारनौल के निकट ढोसी पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है। महर्षि च्यवन की तपोस्थली है। तो ढोसी आते ही तुम्हें 652 मीटर याद करके नारनौल याद रखना है। बाबा भिलाई नाथ का मेला भी सिमरन दास पढ़ रहे थे, ऐसे एक बाबा है भिलाई नाथ, तो अलग अलग नाम के बाबा है ये। भिलाई नाथ का मेला ये भाद्रपद महीने में लगता है, और ये नांगलगढ़, महेंद्रगढ़ याद कर लो, तो भिलाई महेंद्रगढ़। बाबा केसरिया स्मृति मेला, केसरिया भी लिख देते हैं, केसर लिखा है ना, री की मात्रा भी। बाबा केसरिया की स्मृति का मेला, ये मेला भी कहाँ आपका इसमें महेंद्रगढ़ में। तो केसरिया पूछे, भिलाई पूछे, ढोसी पूछे, सब महेंद्रगढ़ में है। तीज का मेला तो आप कल से पढ़ रहे हो, लगातार हर जगह लग रहा है। बूढ़ी तीज का इंपॉर्टेंट है, तीज का हर जगह लगेगा। नारनौल में सावन के महीने में ये शुक्ल तृतीया को लगता है। शिवजी का मेला भी आपने कई बार पढ़ लिया, जगह जगह लगता है। तो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये मेला बागौत में लगता है। भूरा भवानी, ये सिर्फ आप यहाँ पढ़ रहे हो। जन्माष्टमी के आपने बहुत पढ़े, तीज के पढ़े, गणगौर के पढ़े, गुगा के पढ़े, ये कहीं कहीं आप पढ़ते हैं। भूरा भवानी ये भी आपके महेंद्रगढ़ में। और इसके बाद हनुमान जी का मेला, ये भी कई जगह लगता है। ज्यादा फेमस है चरखी दादरी के इमलोटा गांव का, लेकिन यहाँ भी लगता है तो पढ़ लिया। ये नारनौल और आसपास के कई गांवों में। हनुमान जी का उम्मीद नहीं है आने की, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भूरा भवानी आपको महेंद्रगढ़ याद रखना है। शिवजी का ढेर मेले लगते हैं, तीज का भी मेला बहुत लगता है। केसरिया आ जाए, भिलाई आ जाए और ढोसी आ जाए। ढोसी तो आपको याद ही है। केसरिया और भिलाई, केसरी जो रंग है ना, वो सबकी भलाई के लिए है, क्योंकि वो आपके साहस का प्रतीक है। तो वो कहाँ? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में भिलाई नाथ का, केसरिया का, ढोसी का, शिवजी, और ये तो बाकी तो हर जगह लगते ही लगते हैं। तो ढोसी, भिलाई, केसरिया, तीज, शिवजी, भूरा भवानी, ये अलग है। हनुमान जी का मेन इमलोटा गांव चरखी दादरी, लेकिन यहाँ भी लगता है इसलिए पढ़ लिया।
पानीपत में कई बड़े मेले लगते हैं, तो इसमें पाथरी देवी का भी आएगा, चैत्र वाला महीने का भी आ जाएगा। तो पहला चैत्र माता का मेला, चैत के महीने में। हमने बहुत बार सुना होगा ना, चैत्र जो है हिंदू कैलेंडर, आप दो कैलेंडर जानते होंगे, एक जैसे अब हम कहें फरवरी चल रहा है, आज 9 फरवरी है, तो ये हमारा भारत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ग्रिगेरियन कैलेंडर है जिसको पूरी दुनिया ने मान्यता दे रखी है। आप भी सारे काम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, छुट्टियां, दिन इसी से गिनते हैं। लेकिन एक आपका हिंदू कैलेंडर भी है जिसकी शुरुआत की जाती है 22 मार्च से। तो हिंदू जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 21 मार्च से। और जैसे इसमें पहला महीना जनवरी है, आपके हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र, जिसको हम चैत कह देते हैं, बड़े बूढ़े चैत कहते हैं ना, वही चैत्र। तो हर साल हिंदू कैलेंडर की शुरुआत चैत्र के यानी मार्च के 22 मार्च से मानी जाती है, और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च को मानी जाती है। तो वही चैत्र की बात करें तो चैत्र माता का मेला, ये मेला पानीपत जिले के तिवाहा, आदमी और बाहोली, छोटी छोटी जगह है, बाहोली में तो आपकी रिफाइनरी है, यहाँ लगता है। छोटे बच्चों को खसरा, चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती। तो चैत्र का महीना जो होता है ना, मार्च का, इसमें देखो अब हम लोग भी जो अपने लोकल लोग हैं सब जानते हैं, बासोड़ा पूजते हैं। बासोड़ा क्या होता है, रात में वो मीठा दलिया और चावल बना के रख देते हैं, फिर उसको सुबह जो है कहीं कहीं, जहाँ कहीं गाँव में कोई इस तरह के चौराहे वगैरह होते हैं, वहाँ बहुत सारी औरतें जाके वहाँ पूजा करती हैं और वहाँ थोड़ा उसका भोग लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना सब लोग, बहुत सारे गाँव में ऐसे रीति रिवाज हैं कि बच्चे जो होते हैं छोटे उनको ले जाओ सुबह सुबह, और फिर कहीं कहीं तो वो मुर्गा होता है, जो मुर्गा पालते हैं वो लोग, वो मुर्गे को उसके ऊपर से बच्चे के सिर पे से फिराते हैं, ऐसे मानते हैं कि उसके ऊपर फिर कोई बीमारी नहीं आएगी। उसको बासोड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन के बाद से बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। आप सब साइंटिफिकली भी इसका कारण जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, दो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इक्विनॉक्स, विषुव जिसको कहते हैं। 21 मार्च के बाद दिन जो है उनमें परिवर्तन आएगा, और आपका जो सूरज है वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके कर्क रेखा की तरफ आने लगता है। सूरज तो आएगा नहीं, आपकी धरती का झुकाव होगा, लेकिन समझने के लिए कह देते हैं कि आपकी जो कर्क रेखा है ना, जो आपके देश के बीचों बीच से गुजर रही है, 21 मार्च को सूरज की तरफ आपकी धरती का झुकाव ऐसा होता है कि कर्क के पास आने लगती है वो, तो सीधी किरणें कर्क की तरफ, इसीलिए दिन गर्म होते जाते हैं 21 मार्च के बाद, और फिर रात का रखा खाना नुकसान करने लगता है। तो ये सब चीजें साइंटिफिक भी हैं, जिसको हमने भगवानों से जोड़ दिया ना, ये लॉजिकली भी ठीक है। ठीक है, देखें आगे। तो चैत्र माता का मेला समझ गए, बच्चों को खसरा और ये सब बीमारियां ना हो, तो चैत्र माता का मेला। चैत्र माता के मेले में ही तो वो शीतला माता वाली बात भी आएगी, जो वो बहुत सारे गांव के लोग जो हैं, कोई मंडे को उसको पूज देता है, कोई वेडनेसडे को, तो उसको बुद्धू माता का मेला भी भरता है वहां पर फिर। तो ये चैत्र माता जब नया साल स्टार्ट होता है, तो छोटे बच्चों को चेचक खसरा ना हो इसके लिए। कलंदर की मजार, आपने कई बड़ी मजारें पढ़ी थी, दरगाह पढ़ी थी, और देखो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद भी थी, पढ़ा था ना हमने, और गौस अली शाह की थी, और ये कलंदर की थी, कई बड़ी मजारें थी। तो कलंदर की मजार का मेला रमजान के महीने के बाद चांद के दिन कलंदर की मजार पर मेला लगता है, सामूहिक नमाज, तो यानी मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मेला आप जगह जगह पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, ये भी लगता है उसी टाइम पर, श्रावण के आसपास। पाथरी माता, ये सिर्फ पानीपत में है मेन, वैसे तो ये गुड़गांव में भी है, लेकिन मेन है ये पानीपत का। पाथरी माता का मेला पाथरी नामक स्थान पर चैत्र और आषाढ़ में प्रत्येक बुधवार को लगता है। हजारों लोग यहाँ मुरादे मांगने और गठजोड़ उतारने के लिए। तो पाथरी माता अगर आ गया तो आपको ध्यान करके क्या टिक करना है, पाथरी का, और चैत्र माता का जो मेला भरता है वो पानीपत में भरता है। तो पाथरी हो गया, शिवरात्रि तो बहुत है, कलंदर की मजारें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, और चैत्र माता का, तो ये कहाँ भरेंगे दोनों मेले, पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचकुला। पंचकुला में कालका का मेला पंचकुला में नहीं था, लेकिन कालका नाम की जगह पंचकुला में है। यहाँ काली माई का मेला भरता है, काली माई का, देखो ये रहा काली माई का मेला, चैत्र के महीने में है, चतुर्थी को पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान पर। अब ये कालका का मेला नहीं है, कालका का मेला अलग चीज है, ये कालका का मेला कालका में लगता है, लेकिन काली माई का मेला है, और जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं। चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में ये उत्सव रहता है, यानी मार्च, और ये अक्टूबर के हेरफेर की घटना है, क्योंकि उस टाइम पर ही समय बदलता है, सितंबर अक्टूबर में, जब आप दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूरज जाने लगता है, और एक जब सूरज जो है भूमध्य रेखा से उत्तरी की तरफ, एक तो चलना होता है। अब जैसे 14 जनवरी गया था, तो हम मनाते हैं ना इसमें मकर संक्रांति, क्योंकि सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आने लग गया, लेकिन उत्तरायण की तरफ आने से पहले वो बीच में भी तो आएगा, इक्विनॉक्स जब होगा भूमध्य सागर पर, तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को, उसके बाद फिर वो उत्तरायण की तरफ, कर्क रेखा की तरफ, तभी तो गर्मी बढ़ती जाएगी ना उसके आगे के महीनों में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं काली माई का मेला, तो काली माई का पंचकुला में लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट है रेवाड़ी का। रेवाड़ी के कई मेले हैं। बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला, अगर सूरज कुंड वाला आ गया तो आप कहेंगे फरीदाबाद। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ भरता है तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र में। अब ये कह रहे हैं सूरजगिरी का मेला, तो तीन एक जैसे हैं, सूरज कुंड और सूर्य ग्रहण, और ये कह रहे हैं सूरजगिरी का मेला। तो चैत्र महीने, इतने मेले चैत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि हिंदू कैलेंडर की मान्यता के अनुसार आपका नया साल शुरू ही चैत्र के महीने में होता है, 22 मार्च को, लीप ईयर में 21 मार्च को। तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की जब प्रथमा होती है ना, तो ये रेवाड़ी के खोरी नामक स्थान पर आयोजित होता है। तो बाबा सूरजगिरी अगर पूछे सूरजगिरी तो रेवाड़ी, सूर्य कुंड पूछे कुरुक्षेत्र, और अगर पूछे सूरज कुंड तो आप क्या कहोगे? फरीदाबाद। यानी सूरज जैसे हैं लेकिन तीनों के आंसर अलग। पीर बाबा का मेला ये भी जगह जगह भरता है, फिर भी ये वाला बड़ा है, ये अपने यहाँ पर रेवाड़ी में। गोगा नवमी फिर से आ गया, कम से कम 10 बार आएगा ये, क्योंकि हर जिले में है। गोगा नवमी का मेला चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को ये मेला लगता है रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। ठीक है, जो उभरती औद्योगिक नगरी है धारूहेड़ा, धारूहेड़ा रेवाड़ी में पड़ता है, उभरती औद्योगिक नगरी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ खड़ी हो रही हैं। बसंत पंचमी का मेला है, तो बसंत पंचमी आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं भरेगा, हर जगह भरेगा ये भी। माघ महीने में होता है ये, और रेवाड़ी में लगता है। शिवरात्रि का मेला आपने कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया, ये फागुन महीने में त्रयोदशी को, तो ये रेवाड़ी के आसपास के गांव में। यानी शिवरात्रि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बसंत पंचमी नहीं है, गोगा नवमी भी नहीं है, पीर बाबा भी नहीं है, सूरजगिरी परेशान करेगा। बाकी तो इस तरह के गोगा के, शिव जी के, जन्माष्टमी के, ये तो हर जगह भरते हैं। ठीक है, इसके बाद है रोहतक का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाबा मस्तनाथ का मेला। आप अच्छी तरह जानते हो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है अस्थल बोहर में ना, तो मस्तनाथ का नाम अगर आ गया तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जहाँ यूनिवर्सिटी है वहीं तो मेला भरेगा, उसी की जगह के नाम पर। तो बाबा मस्तनाथ का मेला ये आपके रोहतक जिले में है, अस्थल बोहर में। बाबा जमुना दास का मेला ये भी रोहतक में है, कई सारे बाबा हुए यहाँ पर, तो ये भी अष्टमी को भालौट नामक की जगह पर। शिवरात्रि का मेला तो हर जगह है, लेकिन किलोई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। ये मेला किलोई नामक स्थान पर फरवरी मार्च में और फिर सावन के महीने में। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है ना, ये स्वयं प्रकट हुआ था, ऐसा मानते हैं कि पुराने टाइम में कभी स्वयं प्रकट हो गया था, ये बहुत बड़ी बात है। तो शिवरात्रि का मेला जगह जगह भरता है, पूरे हरियाणा में लगभग गांव में, लेकिन किलोई वाला जो शिवरात्रि का मेला है ना, वो बड़ा मेला है, उसकी इंपॉर्टेंस है मतलब किताबों में। तो अगर पूछे किलोई वाला, तो तुम कहोगे शिवरात्रि का मेला किलोई में, रोहतक में पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक की शिवरात्रियों में, वैसे ढेर पढ़ चुके हैं। तीज का मेला भी हर जगह लगता है, रोहतक जिले में लगेगा ये, तो नॉर्मल हर जगह लगेगा। जन्माष्टमी का मेला भी हर जगह, लेकिन जन्माष्टमी का फरीदाबाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रज का प्रभाव जन्माष्टमी वाले मेले पे ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये भी, तो जन्माष्टमी नॉर्मल है, तीज नॉर्मल है, शिवरात्रि भी, लेकिन ये शिवरात्रि इंपॉर्टेंट है। कौन से वाली? किलोई गांव वाली। जमुना दास और मस्तनाथ, मस्तनाथ तो यूनिवर्सिटी है, जमुना दास मस्तनाथ का कोई फ्रेंड है, ऐसे याद कर लो, मस्तनाथ जमुना नाथ, और किलोई का शिव मंदिर वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया सिरसा का तीजों का मेला। हमने तीज का मेला ढेर पढ़ा है, तीजों का मेला ये सावन के महीने में लगता है, तीज का मेला सिरसा में, तो नॉर्मल है, जैसे सारे ऐसा ही है। गणगौर का मेला आप अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान की पट्टी में लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा हिसार में, लेकिन बाकी सब में लग जाएगा ना। तो गणगौर का मेला सिरसा जिले में चैत्र मास में। बाबा सरसई नाथ ये यहीं लगेगा बस, सरसई या सरसाई नाथ पूछेंगे तो ये हर जगह नहीं है, जैसे मस्तनाथ कहाँ था? रोहतक में था ना, ऐसे ये सरसाई नाथ का मेला ये सिरसा में है, सरसाई सिरसा। भूमन शाह भी सिर्फ यहीं पर लगेगा, बहुत बड़ा इनका बोर्ड भी लगा हुआ है भूमन शाह का, तो भूमन शाह का मेला सिर्फ सिरसा में है, तो सिरसा में ये संक्रांति के उस पर। रामदेव जी का मेला, रामदेव एक अलग कैरेक्टर है, ये वो रामदेव नहीं है, वो जिसकी बात आप जानते हैं, जिसको बाबा रामदेव योग गुरु को, वो तो महेंद्रगढ़ के हैं, नांगल चौधरी से जुड़े हुए हैं, महेंद्रगढ़ के, उनका मेला नहीं है, ये अलग रामदेव जी हैं। रामदेव जी का मेला लगता है, ये भी आपके सिरसा में लगता है। राधा स्वामी का मेला ये भी सिरसा में। गुरु नानक देव पर्व भी सिरसा में। अब गुरु नानक जो है ये सबसे पहले गुरु थे, आप जानते हैं, गांधी जी से 400 साल बड़े थे, यानी 1469 में इनका बर्थ हुआ था, और ये पाकिस्तान के इलाके से भी संबंधित है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान इसका पंजाब का ही हिस्सा था, बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी पूछे तो भी सिरसा आएगा, राधा स्वामी भी सिरसा, रामदेव जी सिरसा, भूमन शाह बहुत इंपॉर्टेंट, सरसाई नाथ। गणगौर और तीजो नॉर्मल है, हर जगह लगते हैं, तो सरसाई नाथ, भूमन देव बहुत इंपॉर्टेंट, और रामदेव। तो सरसाई, भूमन शाह, रामदेव जी, राधा स्वामी, गुरु नानक देव। ठीक है, सोनीपत में कई मेले लगते हैं, गुहाना रबड़ा वाला इंपॉर्टेंट है, और जैसे जितने आएंगे, जैसे नग्ननाथ का इंपॉर्टेंट है, और अपना ये जो लगता है ना यहाँ पे गुहाना में, क्या नाम है इसका,
जिंदे का मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये। डेरा नग्न बालकनाथ का मेला, ये आपके हरियाणा के सोनीपत में है, ठीक है। और नवरात्रि देवी का ये तो जगह जगह है, शिवरात्रि पे हर जगह लगता है, नवरात्रि में भी हर जगह लगता है। तो ये अष्टमी पर लगता है गोहाना में, हर जगह लगते हैं ये। सतकुंभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार आता है। सतकुंभा और डेरा बालक नग्ननाथ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतकुंभा का मेला सोनीपत के खेड़ी गुर्जर गांव में लगता है। और बाबा रामक शाह का, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी भूमण शाह पढ़ा था तो सिरसा में। रामक शाह का मेला ये खुबड़ू तहसील में है। और आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो ये अपना है ना, क्या बोलते हैं इसको, सब्जी जो बनती है इसकी, अब दिमाग से मेरे निकल गया, मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मशरूम को, अब दिमाग में नहीं आ रहा है। मशरूम, हाँ खुम्बी। खुम्बी सबसे ज्यादा हरियाणा के सोनीपत के खुबड़ू तहसील में ही तो उगाई जाती है। खुम्बी में नंबर 1 है पूरे देश में, हम हरियाणा, और हरियाणा में नंबर 1 है सोनीपत की खुबड़ू तहसील। तो यहाँ पे मेला लगता है रामक शाह का। रामक शाह पूछेंगे तो हरियाणा का सोनीपत है। और अभी ऊपर पढ़ा था हमने सतकुंभा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि तो चलो नॉर्मल है, डेरा नग्न बालकनाथ, तीनों सोनीपत में, ठीक है। रक्षाबंधन का मेला हर जगह लगता है, तो कोई अनोखा नहीं है। शिवरात्रि का पूछे, रक्षाबंधन का, गोगा पीर का, तीज का, तो ये हर जगह लगते हैं, लेकिन अलग अलग है। नग्ननाथ सिर्फ आपके यहाँ लगेगा, ऐसे ही भूमण शाह सिर्फ सिरसा में लगेगा, नानक देव जी का सिर्फ सिरसा में लगेगा, ठीक है। रक्षाबंधन का मेला है तो ये हर जगह लगता है। निशानेबाजी, नाच गाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। यमुनानगर में गोपाल मोचन, मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे गुरुद्वारे, और कहा था गोपाल मोचन ही सोमसर मोचन है, यही कपाल मोचन है। हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहीं पर हिंदू का शिव मंदिर भी है। और ऐसी मान्यता थी पुराने टाइम में कि अगर ब्राह्मण का वध कर दो तो बहुत पाप लगता था। उस पाप को धुलने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण वध किसी ने जबरदस्ती गलती से कर दिया, तो उन्होंने अपने पाप धोए यहाँ पर आकर। कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोमसर मोचन में कहाँ है ये आपके यमुनानगर में। तो यहाँ मेला भी लगता होगा, तो वही गोपाल मोचन है। कार्तिक महीने में, मतलब अक्टूबर के आसपास, बिलासपुर के पास इसका आयोजन किया जाता है। इसको गोपाल मोचन भी कहते हैं। तो गोपाल मोचन कुंड भी, ऋण मोचन कुंड भी है। मेवात का मेला शिवजी का, शिवजी के ढेर मेले आप पढ़ चुके, शिवरात्रि पर लगते हैं। तो शिवजी का मेला लगता है फिरोजपुर झिरका में। रावण का मेला, ये कहीं नहीं सुना आपने, रावण का मेला सिर्फ मेवात में है। और रावण एक ब्राह्मण था, और रावण बहुत ज्ञानी था, हम सब ये बात जानते हैं। बस रावण की एक ही तो गलती थी कि वो अपनी बहन के बहकावे में आके और जिंदगी का एक गलत डिसीजन ले बैठा, जिसके कारण रावण की कितनी बदनामी हुई। और आज तक लोग उसको पुतले में फूंकते हैं, जबकि वो चरित्र से उतना खराब इंसान नहीं था। और रावण ने ये प्रूफ किया था कि इंसान अगर बुद्धिमान हो तो वो, देखो कितनी सारी चीजों पे तो उसका होल्ड बढ़िया था, कितना बड़ा राजा था, शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। और रावण के ऊपर शिवजी प्रसन्न रहा करते थे। लेकिन वो एक गलती रावण का नुकसान कर गई, तो उनकी याद में भी हमने रावण का मेला पढ़ लिया। ये विजयदशमी, जिस दिन रावण को मारा था, दशहरा जिसको बोलते हो, को असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में फिरोजपुर झिरका यानी मेवात में या नूह में रावण के मेले का आयोजन किया जाता है। तो रावण, भाई रामलीला के मेले तो हमने सुने, रावण का मेला अगर पूछ लिया तो आपको टिक करना है मेवात या नूह के फिरोजपुर झिरका में। ये किस दिन होता है? जिस दिन उसका वध हुआ था, यानी विजयदशमी कह लो या दशहरा कह लो, ठीक है। तो रावण का मेला कहाँ लगता है? आपके नूह में, मेवात में। ऐसा आपने दूसरा नहीं पढ़ा। रामनवमी का मेला, तो रामनवमी, राम और रावण का वध, ये हेरफेर की तो घटनाएं हैं। चैत्र मास में नवमी को ये भगवान राम के जन्म, ये जन्म से जुड़ा है, तो रामनवमी का, राम से ही जुड़ा था रावण का कैरेक्टर, वो भी मेला लगता है। और रामनवमी का मेला, ये तो वैसे जगह जगह भी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ जन्मोत्सव के साथ रामनवमी का, माँ दुर्गा के नवरात्रि के समापन के साथ। पलवल की बात करें तो सती का मेला, सती होडल के आसपास है ना, तो सती का मेला। पलवल जिले के होडल में स्थानीय सती सरोवर स्थल पर सती माता के मंदिर परिसर में सती मेले का आयोजन किया जाता है बसंत पंचमी के ठीक पहले। तो सती का मेला पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? होडल, पलवल। दाऊ जी का मेला आप अच्छी तरह जानते हो। दाऊ जी किसके बड़े भाई थे? श्री कृष्ण भगवान के बड़े कजन थे ना इनके। और इनकी शादी हुई थी रेवावाड़ी, रेवती, जो एक राजा की बेटी थी, अपनी बेटी के नाम से उन्होंने रेवावाड़ी या रेवाड़ी जिसको आप कहते हैं, जिसको रावों ने बाद में बहुत बढ़िया संभाला, उसको बसाया था। तो उनके ही दामाद हैं दाऊ जी। और दाऊ जी का प्रभुत्व रहा है इस बेल्ट पर, साउथ वाली बेल्ट पर, क्योंकि ये ब्रज से संबंधित है। तो दाऊ जी का मंदिर आपके कहाँ मिलेगा? वनचारी, पलवल के आसपास, वहीं इनका मेला भरेगा। तो दाऊ जी का मेला ये पलवल जिले के बंचारी या वनचारी में इस मंदिर के आसपास लगेगा। भाई मंदिर के पास ही तो मेले भरते हैं। और इसका
मंदिर बलराम को, भगवान कृष्ण के बड़े भाई को समर्पित है। तो दाऊ जी का मेला वहीं लगेगा जहां दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी के टोटल 4 मंदिर हैं, जिनमें से 3 यूपी में, एक आपके पलवल के बंजारी में। ठीक है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन का मेला। बार बार पढ़ रहे हो, हर जगह भर रहा है। तो सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है, पलवल में भी भरता है ये। तो कहते हैं पांडवों के आगमन से भी जोड़ा जाता है इसको, पलवल को। तो यही तो द्रौपदी घाट भी है, पलवल में ही। ठीक है। तो कोई खास नहीं है, रक्षाबंधन तो नॉर्मल है। दाऊ जी का मेला हमें याद रखना है क्योंकि इनका मंदिर है, और सती का मेला याद रखना है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, अगर इनको ढंग से पढ़ोगे ना तो कुछ तो कॉमन है, कुछ चीजें बस अलग से याद करनी है। जैसे डेरा नगरनाथ आ गया या सतकुंभा आ गया, तो ये पता हो कि किस तरफ है ये। और ये भूमण शाह आ गया तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये सतकुंभा जो है ये सोनीपत की तरफ जाना चाहिए। डेरा बाबा बालक नग्ननाथ है तो सोनीपत जाएगा, भूमण शाह है तो सिरसा जाएगा, छड़ियों का मेला है तो करनाल जाएगा, श्याम छड़ी का है तो दूबलधन झज्जर जाएगा, और सिर्फ छड़ी का है तो रेवाड़ी, या श्याम छड़ी है तो रेवाड़ी जाएगा। ये बार बार पढ़ने से आएंगे। ठीक है। अब है झज्जर। झज्जर इसमें कुछ मेले इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बेरी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आता है। होली का मेला लगता है, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, गोगा पीर, ये कॉमन मेले हैं, ये हर जगह लगते हैं। ये मेला हरियाणा के झज्जर जिले के दुल्हेड़ा में होली का दहन से अगले दिन लगता है। तो होली का बड़ा मेला लगता है झज्जर में। भीमेश्वरी देवी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भीमेश्वरी देवी का टेम्पल है। ठीक है। एक भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में, जहां नाड़ा साहिब गुरुद्वारा था ना, कल पढ़ा था हमने। तो भीमा देवी पूछे तो पंचकुला टिक करना है, लेकिन अगर कहें भीमेश्वरी देवी का मंदिर तो बड़ा मंदिर है, जन्माष्टमी में बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ, और ये आपके झज्जर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरी, बेरी में आपके पहले जो सीएम बने थे ना, वो बेरी से संबंधित थे, पंडित बी डी शर्मा। तो भीमेश्वरी देवी का मेला ये झज्जर जिले के बेरी नामक स्थान पर साल में 2 बार, मार्च अप्रैल जब आपका 21 मार्च के आसपास का दिन आता है, और सितंबर अक्टूबर जब आपका 23 सितंबर का दिन होता है, तब लगता है ये। तो भीमेश्वरी देवी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं का मेला है। गरीबदास का मेला, गरीबदास आपने सुना होगा, आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं जिन्होंने साहित्य में योगदान दिया, उनमें से एक गरीबदास थे। तो संत गरीबदास छुड़ानी झज्जर से संबंधित रहे। ये बाबा गरीबदास का मेला है, छुड़ानी नामक स्थान पर ये लगता है, क्योंकि ये छुड़ानी से ही संबंधित है, तो वहीं इनका मेला लगेगा। श्याम जी का मेला, अभी मैंने क्या बताया, छड़ियों का मेला आया तो करनाल, श्याम छड़ी का मेला आया तो रेवाड़ी, और श्याम जी का मेला आया तो दूबलधन झज्जर में। अब ये श्याम जी का मेला आ गया। 3 चीजें हैं, श्याम जी का, श्याम छड़ी का, और छड़ियों का। सिर्फ छड़ियों का आया तो करनाल, श्याम छड़ी आ गया तो रेवाड़ी, और सिर्फ श्याम का आ गया तो दूबलधन झज्जर। झज्जर जिले के दूबलधन माजरा में ये मेला लगता है, छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे छोटे बच्चों के चेचक के लिए था ना वो जो गुड़गांव वाला था शीतला माता का, ऐसे ही ये छोटे बच्चों के मुंडन के लिए, कौन सा, दूबलधन झज्जर वाला कौन सा मेला है, ये श्याम जी का मेला। श्याम छड़ी लिख दिया तो रेवाड़ी आएगा, और सिर्फ छड़ियों का लिख दिया तो करनाल आएगा। नेक्स्ट है गोगा नवमी, बार बार आ रहा है ये, तो हर जगह लगता है ये। बादली नामक स्थान पर, झज्जर में पड़ता है ना बादली, यहाँ लगता है भादों के महीने में। गोगा नवमी आती भादों के महीने में, तभी लगेगा ये। नेक्स्ट है बूढ़ा बाबा का मेला, ये झज्जर में लगता है, बूढ़ा बाबा। तो बच्चों का मुंडन और बूढ़ा बाबा दोनों चीजें एक साथ हैं। ये भी कहाँ लगेगा, आपके झज्जर मेले में। ठीक है। तो देखो झज्जर के कितने इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट में अगर देखें तो होली का मेला तो फिर भी बहुत जगह है, भीमेश्वरी देवी का सिर्फ टेम्पल यहाँ है तो यहीं लगेगा। ऐसे ही बाबा गरीबदास का, वो भी छुड़ानी से थे झज्जर में, तो इनका भी सिर्फ यहाँ लगेगा। श्याम जी का मेला भी सिर्फ यहाँ है, श्याम छड़ी आ गया तो रेवाड़ी, छड़ियों का आ गया तो करनाल में। ठीक है। गोगा नवमी जगह जगह है। बूढ़ा बाबा आ गया तो भी जहाँ बच्चों का मुंडन वहीं बूढ़ा बाबा, तो ये भी झज्जर में। अब है फतेहाबाद, दशहरे का मेला, कोई नई बात नहीं है, हर जगह दशहरे का, दिवाली का, होली का, रक्षाबंधन का, गुगा नवमी का, जन्माष्टमी का, ये हर जगह है। फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन फतेहाबाद जिले में विजयदशमी यानी जिस दिन दशहरा, तो रावण का मेला भी तो पढ़ा था, तो ऐसे ही ये है दशहरे का मेला। लास्ट है 22वां चरखी दादरी, दशहरे का मेला, फिर से तो ये तो रिपीटेड में है, दशहरे का मेला। चरखी दादरी में भी विजयदशमी के दिन इसका आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी का मेला भी हर जगह भरता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर भादों के महीने में चरखी दादरी में लगता है। चरखी दादरी का इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमलोटा गांव का जो हनुमान जी का मंदिर है, वहां जो मेला लगता है, जो कि उन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिख के दिया था वैसे उनको। इमलोटा गांव में हनुमान जी का मेला लगता है, हनुमान मंदिर है, बस वो एक इंपॉर्टेंट है चरखी दादरी का। हमने 22 जिले देख लिए, और 22 जिलों में कौन कौन से मेले इंपॉर्टेंट हैं ये सारे नहीं पढ़ने, पढ़ने मतलब सारे हैं, पर याद करने के कुछ होते हैं। जैसे अंबाला में क्या याद करोगे,
तीज का तो नॉर्मल है, जगह जगह आया। वामन द्वादशी चलो पढ़ लेते हैं, वैसे वामन द्वादशी भी जगह जगह है, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। शारदा देवी सिर्फ यहाँ था, गोगा नवमी हर जगह है। बलदेव छठ सिर्फ फरीदाबाद में था। कालका का मेला सिर्फ फरीदाबाद, जन्माष्टमी जगह जगह, गोगा पीर भी नहीं, फूल डोर सिर्फ यहाँ, उदासनाथ सिर्फ यहाँ, सूरज कुंड सिर्फ यहाँ, कार्तिक सांस्कृतिक मेला भी सिर्फ फरीदाबाद, कनुआ का, कान्हा गौशाला का, शिव चौदस भी जगह जगह है। भिवानी में दशहरे की कोई जरूरत नहीं है, नागा बाबा पढ़ लेना। पूर्णमासी का मेला भी जगह जगह है, खेड़े वाले का सिर्फ भिवानी में, मुंगीपा का मेला ये भी भिवानी में, सती का मेला, सती का साउथ की तरफ भी है, तो इसलिए कई जगह है। गुड़गांव में अकेला बहुत इंपॉर्टेंट शीतला माता का, बुद्धो माता का, गोगा नवमी नॉर्मल है, महादेव का भी नॉर्मल, बूढ़ी तीज का भी गुड़गांव में, भक्त पूर्णमल का, शाह चोखा खोरी का, और शिवजी का भी जगह जगह। हिसार में नवरात्रि का जो हर जगह लगता है, जन्माष्टमी का हर जगह लगता है, गोगा नवमी का, शिवजी का, काली देवी का हिसार में याद कर लेना, अग्रसेन जयंती भी यहीं पर है। जींद में हटकेश्वर है, बिलसर है, सच्चा सौदा, अगर सच्चा सौदा का डेरा आ गया तो सिरसा, मेला आ गया तो जींद। धमतान साहिब धर्म हर जन्म जिंदा रहता है, और राम राय हृदय का। करनाल का सिमरन दास हमने पढ़ लिया था। देवी का मेला, देवी का वैसे कई जगह और भी है। छड़ियों का मेला बहुत इंपॉर्टेंट, गोगा पीर, परासर बहुत इंपॉर्टेंट, पांडु का मेला भी यहाँ। कैथल में फल्गु था, और वो गांव वाला था ना फल्गु, और वो दो इंपॉर्टेंट थे, पुंडरक का और देहाती मेला, ये इंपॉर्टेंट था। ये कौन से गांव में था? लुदाना में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान है, क्योंकि बहुत बड़ी नगरी है। पेहोवा तो कॉमन सेंस है तुम्हें। देवी का मेला फिर है, मार्कंडा ऋषि थे यहाँ पर, तो यहीं लगेगा। बैसाखी का जगह जगह। महेंद्रगढ़ में ढोसी, क्योंकि अपने यहाँ पर तीर्थ स्थल भी है, इसलिए इसका मेला लगेगा। भिलाई नाथ और केसरिया स्मृति, ये दोनों कहाँ लगेंगे? महेंद्रगढ़। तीज नॉर्मल है, शिवजी नॉर्मल है, भूरा भवानी भी यही रहेगा। हनुमान जी का इमलौटा गांव का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत में चैत्र माता और कौन सी थी? पाथरी माता, ये सिर्फ यहीं पर थे। मजार तो आप जानते ही हो, शिवरात्रि नॉर्मल है। पंचकुला में काली माई का सिर्फ एक था, काली माई का, कालका का नहीं, वो फरीदाबाद में जाएगा। रेवाड़ी में सूरजगिरी का, सूरज कुंड आ गया तो अलग है फरीदाबाद, और सूर्य ग्रहण आ गया तो कुरुक्षेत्र। लेकिन अगर कहेंगे सूरजगिरी का तो आप कहोगे रेवाड़ी। पीर बाबा, गोगा नवमी नॉर्मल है, बसंत पंचमी, शिवरात्रि भी। शिवरात्रि कौन सा इंपॉर्टेंट है? किलोई गांव, रोहतक वाला, ठीक है। रोहतक में मस्तनाथ, जमनादास, शिवरात्रि का, ये इंपॉर्टेंट है किलोई वाला। बाकी तीज का, जन्माष्टमी का हर जगह है। सिरसा में तीज का मेला, गणगौर नॉर्मल है। सरसाई नाथ, ये इंपॉर्टेंट है। भूमण शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी भी इंपॉर्टेंट है, और गुरु नानक देव पर भी। सोनीपत में नग्न बालक नाथ का नवरात्रि तो नॉर्मल है। सतकुंभा वेरी इंपॉर्टेंट। रामक शाह इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर में गोपाल मोचन, कपाल मोचन, कुछ भी कह लो। मेवात में आपका रावण का मेला है, जो दूसरों से अलग है, बाकी तो नॉर्मल हर जगह लगते हैं। पलवल में सती का स्थान है, ढोडल, तो यहाँ लगेगा। दाऊ जी का मेला है, दाऊ जी का मंदिर एक ही है, तो उनका मेला वहां लगेगा। रक्षाबंधन का नॉर्मल है। झज्जर में होली का तो हर जगह। भीमेश्वरी देवी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसमें लगता है। गरीबदास जो छुड़ानी के थे, उनके नाम का है। श्याम जी का मेला है दूबलधन झज्जर में, ठीक है। गोगा नवमी, बूढ़ा बाबा, जहां बच्चों का मुंडन है वहीं बूढ़ा बाबा है। फतेहाबाद में दशहरे का है नॉर्मल, यहाँ दशहरे का, जन्माष्टमी का। इमलौटा गांव का हनुमान मंदिर फेमस है, चरखी दादरी का, ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें तुम्हें समझनी है, कॉमन है, और कुछ चीजें सिर्फ एक ही जगह है। अब जैसे डेरा बाबा नग्रनाथ आ गया, तो वो आपको याद होना चाहिए कि वो तो एक ही था सोनीपत में। भूमण शाह एक ही था किसमें? सिरसा में। और बाबा जिंदे का अब नीचे अगले टेबल में आ जाएगा, भी और पढ़ा दूंगी। ये उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब याद तुम्हें करने पड़ेंगे, बार बार सुनने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अब ये ऋषियों से संबंधित मेले, कुछ खास बड़े ऋषि, जैसे मार्कंडेय का जिक्र कर रहे थे, ऐसे ही ययाति एक ऋषि हुए हैं, पेहोवा से संबंधित है। तो ययाति ऋषि कहाँ हुए हैं? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में। ऐसे ही अजात कोई ऋषि थे भिवानी में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ययाति का इंपॉर्टेंट है। च्यवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में। वो ढोसी की बात जो पढ़ रहे थे, वो च्यवन ऋषि ही तो थे। नेक्स्ट है पराशर ऋषि। पराशर का भी मेला पढ़ा था ना हमने, वही पारासर है, ये करनाल में। फल्गी या फल्गु अभी पढ़ के आए हैं, कैथल में मेला, तो वही है ये कैथल में। पूर्ण भगत गुड़गांव में अभी पढ़ा ही था हमने, मेला लगता है। कार्तिकेय कैथल में मेला लगता है। और सतकुंभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ के आए हैं सोनीपत में, तो जो पढ़ के आए हो वही है ये। भर्तहरि ऋषि ये तुमने नहीं पढ़ा, नारनौल में है। तो जहाँ च्यवन है वहीं भर्तहरि ऋषि भी है। भर्तहरि कहाँ पर है? दोनों नारनौल, महेंद्रगढ़। प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं हरियाणा के? तो नव संवत सरोत्सव। नव संवत कब होता होगा? जब आपका नया साल हिंदू कैलेंडर का स्टार्ट होगा, तो कब होगा वो? 22 मार्च को। कौन से महीने में? चैत्र में, तभी ये त्योहार मनेगा। तो जो नाम है ना, उससे पकड़ना सीखो। अब रटो मत। नव, नव मतलब नया, संवत मतलब नया साल। तो नया संवत शुरू होता है आपके यहाँ चैत्र के महीने में, तभी मिलेगा, देखना।
प्राचीन समय से ही राज्य के लोगों द्वारा हिंदू नववर्ष, तो तुम्हारा हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र का महीना, पहला महीना है ना 22 मार्च, तब से है ये, तभी इसका नाम नव संवत है। कि शुरुआत के अवसर पर चैत्र माह के पहले दिन यानी 22 मार्च पर यह उत्सव मनाया जाता है। नाम से पकड़ लेना, नव संवत सरोत्सव, नव संवत सरोत्सव यानी नए साल की शुरुआत के लिए उत्सव। तो ये कब मनाया जाएगा? चैत्र के पहले दिन 22 मार्च को, हिंदू कैलेंडर का नया साल। ठीक है, अब ये नाम से समझ जाना। सीली साते तुमने खूब घरों में सुन रखा है, सीली साते, जिसमें कि वही बासी वाला खाना रात में पका के रखते हैं और फिर कहते हैं इसके अब के बाद बासी खाना बैन, घर में कोई ना खाए क्योंकि उसके बाद फिर बीमारियां लगती हैं अगर बासी खाना खाते हैं। कॉमन सेंस से उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अगर खाने को आप बाहर छोड़ते, पहले फ्रिज तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, सर्दी का खाना रात में बाहर रहता था, फ्रिज थोड़ी थे तब, तो वो खाना क्योंकि टेम्परेचर कम होता था, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती थी, सुबह उठ के खाने में नुकसान नहीं करता था। लेकिन जब ये मार्च का महीना आएगा ना, तो रूम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर आप देख लो, अब आजकल ही देख लो ना, 22-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है ना आपका, तो 25 डिग्री के बाद तो फिर लगा लो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ती है। 25 से 35 में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अपनी स्पीड से बढ़ता है। बहुत गर्मी होने पर बैक्टीरिया मर भी जाता है और बहुत ठंड में मर जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन 25 से 35 डिग्री पे बेस्ट टेम्परेचर है किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ का। तो जब आपका अब टेम्परेचर स्टार्ट होगा ना, अभी तो फरवरी है, मार्च में, उसके बाद अगर आपने बाहर खाना छोड़ दिया, दाल छोड़ दिया, आटा छोड़ दिया, सुबह तक खराब मिलेगा। तो सीली साते उसी की तरफ इशारा करेगा। ये लोकप्रिय त्योहार है जो नव संवत सरोत्सव यानी 22 मार्च हिंदू वाला के 6 दिन बाद मनाया जाता है। तो आप खुद सोच लो कि मार्च की एंडिंग आ गई तो खाना तो खराब होगा ही होगा। मनाया जाता है। उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है। इसे बासौड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद बासी खाना नहीं खाना, ये मान्यता है। ये लास्ट डे है। बासी पकाते हैं रात में जानबूझ के, अगले दिन बासी की पूजा करते हैं। जगह जगह चौक चौराहों पर आपने देखा होगा लोग सफेद चावल और ये जो बनाते हैं ना, ये दलिया, इसको रख जाते हैं, तो ये उसकी पूजा करते हैं। भाई आज लास्ट डे बासी खा लिया, अब के बाद नहीं खाएंगे, तो क्या नाम दे दिया? सीली साते। ठीक है, ये कब मनाते हैं? जब हिंदू कैलेंडर का नया साल स्टार्ट होता है ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर। बहुत लोग इसको वेडनेसडे को, मंडे को अपनी मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं। निर्जला एकादशी क्या होती है? औरतें बिल्कुल जून के महीने में जब बहुत गर्मी होती है, जब डिहाइड्रेशन हो सकता है, उस टाइम पे औरतें निर्जल बिना पानी के व्रत रखती हैं। बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी पर लोगों को मीठा पानी पिलाते हैं। होता है ना, कितनी जगह लोग जो है वो ड्रम रख रख के खड़े होते हैं और लोगों को रुकवाते हैं पानी। तो निर्जला एकादशी व्रत भी रखती हैं औरतें। इसमें स्त्रियां निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं। ये त्योहार ज्येष्ठ महीने के दूसरे पखवाड़े में यानी जून के मिड के आसपास मिलेगा आपको। ये जून का जो मिड होगा ना, बहुत गर्म टाइम जब होगा, तब लोग जो है मीठा पानी पिलाते हैं और उसको मानते हैं कि उससे भाई पुण्य लगता है। तो ये निर्जला एकादशी है। ठीक है, बहुत लोग चीनी और ये सब भी दान करते हैं। भड़लिया नवमी क्या है? ये भड़लिया नवमी भी वही है जो बारिश में के हेर फेर में मनाया जाता है और इससे ये है बारिश की शुरुआत हो गई। तो भड़लिया नवमी त्योहार आषाढ़ महीने के दूसरे पखवाड़े मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना देता है। भड़लिया नवमी बारिश आने वाली है, बारिश आएगी तो फिर गोगा नवमी मनाएंगे। तो भड़लिया नवमी बारिश से पहले सूचना देने के लिए। एक तीजो, तो तीज का त्योहार आप अच्छी तरह जानते हो, सावन के महीने में होता है, महिलाओं के लिए खास है। और तीज के त्योहार पर ही आज तक भी ट्रेंड चला आ रहा है। आपके घरों में जो आपकी माएँ हैं, आपकी बहन है, आपकी बुआ हैं, तो उन सबके घरों से, उनके जो मायका है वहां से लोग आज भी, उनके भाई जो है वो मिठाई भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं। पुराने टाइम की प्रथा थी कि तीज के त्योहार पर जो लड़कियां आफ्टर मैरिज अपने ससुराल में हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का खान पान का प्रबंध, कि भाई घर वालों को लगे कि भाई त्योहार हमारी बेटी अच्छे ढंग से मनाए, वो आज तक चली आ रही हैं चीजें, यही है वो। ये श्रावण महीने का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है जो किसानों की प्रसन्नता का भी सूचक है। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जिसे सिंधारा या सिंजारा कहा जाता है। तो पुरानी प्राचीन प्रथाएं हैं कि भैया लड़कियां तब अर्निंग नहीं थी, कमाती नहीं थी, तो उन बेचारियों को पूरा साल यूं दिखता था कि भाई जब पिताजी के घर जाएंगे तो पहनने के अच्छे कपड़े ले आएंगी। तभी तो ये सब ट्रेंड चला ना। जैसे इन सबके पीछे लॉजिक क्या था? यही लॉजिक था कि लड़कियां अर्निंग हैंड नहीं थी, तो वो पूरी तरह से अपने पिताजी के, अपने माँ के भाइयों के ऊपर डिपेंड थी। जब साल में कोई त्योहार आता तो कभी भाई आ जाता, कभी पिता आ जाते, तो उस बहाने उनके भाई खाने का सामान ले आते। तब ये थोड़ी ना कि मिठाई के डब्बे खरीद के दे दिए, तो माँ अपने हाथ से बनाया करती थी। तो घर में जो जो भी चीजें अवेलेबल थी, उनसे वो लोग जो है अपने घर में हाथ से मिठाई बना के, इस तरह की चीजें बना के अपनी बेटी के घर भिजवाते थे। तो वो एक तरह का लोगों के लिए, एक भाई लड़कियों के लिए आफ्टर मैरिज, कि भाई अब ये त्योहार आ गया तो हमारे घर से भाई आएगा या पिताजी आएंगे, तो वो अब तक चली आ रही है प्रथाएं।
तो तीजो यही है जिसमें ये सिंधारा या सिंजारा, अब तक भी ये ट्रेंड चल रहा है। सलोनी, ये आप अच्छी तरह जानते हो, रक्षाबंधन के त्योहार को हम लोकल भाषा में सलोनी भी कह देते हैं ना, सलूने भी कह देते हैं। ये त्योहार सावन महीने में मनाया जाता है, तीज के आसपास। भाई बहनों का प्राचीन उत्सव है। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी या इसको लोकल भाषा में पोंची कहते हैं, ये बांधती हैं। तो सलोने और ये वो त्योहार सब एक साथ ही आते हैं, तीज भी। जन्माष्टमी भी इन्हीं के हेरफेर में आता है कुछ दिन बाद। ये त्योहार भादो महीने की अष्टमी को मनाया जाता है, लौकिक भाषा में जाटी कहते हैं। तो जन्माष्टमी का एक नाम जाटी है लोकल भाषा में। और जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा पीर की पूजा करते हैं। तो गोगा पीर, जन्माष्टमी सब एक साथ आते हैं। सावन भी आएगा उसी टाइम, तीज भी आएगी उसी टाइम, जन्माष्टमी भी आएगी उसी हेरफेर में, गोगा पीर भी आएगा। ठीक है। बैसाखी आप अच्छी तरह जानते हो, फसलों के पकने का त्योहार है। और बैसाखी मेनली तो पंजाब का है, लेकिन हरियाणा क्योंकि पंजाब का हिस्सा था यहाँ भी मनाते हैं। रबी फसल पकती है क्योंकि अब आएगा बैसाखी, है ना। रबी फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो रबी आपने नवंबर दिसंबर में बोई थी, मार्च अप्रैल में काट लोगे। ये बैसाख की पहली तिथि जनरली 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये उत्सव मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो बैसाखी है, ये फसल पकने का, ये जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये वही तो उसी के हेरफेर का तो त्योहार है। उस त्योहार के चक्कर में तो मेला लगा हुआ था, जिसमें कि अमृतसर में भीड़ टूट पड़ी थी, फिर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। तो बैसाखी उत्सव में आए हुए थे वो लोग। नेक्स्ट है लोहड़ी, ये आप अच्छी तरह जानते हो, अभी भी गया है। और लोहड़ी मेनली सिखों का है, लेकिन हरियाणा की भूमि से संबंधित है। मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है, सिखों की संक्रांति भी कहते हैं। तो हमारी मकर संक्रांति और लोहड़ी सिखों की एक एक दिन के अंतर पे तो होती है, 13 जनवरी और 14 जनवरी। दुर्गा अष्टमी उत्सव, ये भी जगह जगह मनाते हैं, हम सभी जिलों में मनाते हैं दुर्गा अष्टमी, क्योंकि दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 8वां दिन होता है तो दुर्गा अष्टमी। साईं मस्तनाथ का मेला, ये मस्तनाथ कहाँ है आपके, हरियाणा के सोनीपत में। नग्ननाथ भी, मस्तनाथ भी, सतकुंभा भी, ये सारे सोनीपत में। ठीक है। तो साईं मस्तनाथ का इस मेले का आयोजन सोनीपत जिले की तहसील गोहाना के म लिखा है ना, भ है ये, रबड़ा तहसील में इसका आयोजन किया जाता है। नग्ननाथ पूछे तो भी यही आएगा, सोनीपत। और ये मस्तनाथ पूछे तो भी यही आएगा, सतकुंभा पूछेंगे तो भी, और बाबा जिंदे का मेला पूछेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है। मकर संक्रांति तो पूरे देश में मनाई जाती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश यानी दक्षिणायन से उत्तरायण में आने पर जनवरी की 14 तारीख को हरियाणा सहित देश भर में मनाया जाता है। इसमें ऋतु परिवर्तन हुआ क्योंकि सूरज उत्तरायण की तरफ आ गया। और दान का पर्व भी कहते हैं, बहुत लोग दान करते हैं ना, कोई कंबल बांटता है, कोई गरीबों को जो है मूंगफली रेवड़ी बांटता है, तो ये दान का पर्व है। कौन सा, मकर संक्रांति, 14 जनवरी, सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चल पड़ा। शिव चौदस भी पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। अंबाला में मेन मनाते हैं ये, वैसे शिवरात्रि के अवसर पर शिव चौदस हर जगह मनाते हैं। रामनवमी ये भी पूरे हरियाणा में है। फिर भी फरीदाबाद में ये श्री राम के जन्मोत्सव पर, वैसे हर जगह है, सोनीपत में भी है। शिवजी मंदिर उत्सव, शिवजी का मेन पूछेंगे तो आप याद करना आपका किलोई, वैसे शिवजी का हर जगह है। जींद जिले के भूरायण, अब यहाँ भी है, श्रावण के फाल्गुन महीने में इस उत्सव का आयोजन। तो शिवजी मंदिर उत्सव जगह जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको किलोई वाला याद रखना है। दशहरा उत्सव भी पूरे हरियाणा में है। रोहतक में बहुत हर्षोल्लास हर जगह है, सिर्फ अकेला ये नहीं है। होला मोहल्ला काम का है, ये सिर्फ आपका लाखन माजरा जो गुरुद्वारा था ना, कल बताया था, लखन रोता बहुत है, तो रोहतक में ये इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला उत्सव है ये उत्सव लाखन माजरा में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाखन माजरा जहाँ गुरुद्वारा है, कहते हैं गुरु, 9वें गुरु जब शहादत देने जा रहे थे तो 13 दिन के लिए रुके थे। बताई थी ना कल मैंने कहानी की, कैसे औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया था। तो 13 दिन के लिए जहां रुके वहां गुरुद्वारा लाखन माजरा बन गया रोहतक में। ठीक है। गोगा नवमी उत्सव पूरे हरियाणा में है, फिर भी ये कह रहे हैं महेंद्रगढ़ में जो है ये मनाया जाता है, वैसे पूरे में है। महावीर जयंती तो ये भी पूरे देश, पूरे हरियाणा में महावीर जयंती, लाडवा मतलब कुरुक्षेत्र, वैसे हर जगह है। गोगा नवमी आ जाए, जन्माष्टमी आ जाए, दशहरा आ जाए, होली आ जाए, रामनवमी आ जाए, दिवाली आ जाए, तीज आ जाए, गणगौर आ जाए, ये पूरे हरियाणा के उत्सव हैं। या होली आ जाए, या जो इस तरह के 52 द्वादशी है, तो ये सारे त्योहार तो सब मनाते हैं। सोमवती अमावस्या हर जगह मनाए। लेकिन अगर पूछें भीमेश्वरी देवी तो तुम्हें झज्जर टिक करना है। छड़ियों का मेला पूछ लें तो तुम्हें दुबलधन झज्जर, ये छड़ियों का पूछें तो करनाल, और अगर श्याम छड़ी का पूछें तो रेवाड़ी, और श्याम जी का पूछें तो दुबलधन। तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना बस। अब मुख्य त्योहार है, कब कब आते हैं, जैसे चैत्र के महीना, चैत्र 22 मार्च का ही तो होता है, इसमें सीली सातें आती है, अभी हम पढ़ रहे थे ना, बासौड़ा, जिस दिन की भाई बासी खाना बंद करना है, वो आती है मार्च के महीने में। और माता मसानी के लिए बासौड़ा, तो मसानी वही तो है जो अब शीतला माता है, वही मसानी माता है। मसानी और शीतला एक ही बात है।
ठीक है। इसके बाद वैशाखी का पर्व आता है फसलों की कटाई के लिए, तो ये अप्रैल के आसपास आता है क्योंकि रबी की फसल पकती है। निर्जला एकादशी है बिना पानी के, तो जून के महीने में आती है। जनरली ज्येष्ठ जो है जून को ही तो बोलते हैं, तो जून के महीने में बिना पानी के रहना होता है, औरतें व्रत रखती हैं, और जो घर में बाकी लोग होते हैं वो बाहर कहीं मीठे पानी का एक तरह से दान करते हैं। आषाढ़ में कुछ खास नहीं है। तीज और सिंधारा कब आएंगे? जब बारिश का मौसम आएगा, तो सावन के महीने में श्रावण में आएंगे ये तीज और सिंधारा। फिर वर पक्ष वाले भी उपहार देते हैं वधु को। और उसके बाद अगस्त सितंबर में क्या आएगा? अगर ये आ गया तीज और रक्षाबंधन, तो अब वो आएगा जन्माष्टमी और गुगा नवमी। तो जन्माष्टमी और गुगा नवमी सब इकट्ठे आते हैं ये। फिर इसके बाद सितंबर अक्टूबर में श्राद्ध भी आते हैं। फिर श्राद्ध खत्म होता है, नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में दीपावली है, ये नवरात्रि है तो दशहरा आएगा, फिर 20 दिन बाद दिवाली आएगी, फिर बाकी सारे त्योहार आएंगे, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस। फिर नवंबर दिसंबर आ गया। दिसंबर जनवरी में फिर मकर संक्रांति आएगी, लोहड़ी आएगी। फिर फरवरी में कुछ खास नहीं है, अभी 31 दिसंबर ये जनवरी को गई है तिलकुटी। उस दिन कहते हैं ना कि तिल को कूट के खाना चाहिए, तिल कूट के खाना अच्छा होता है, तो अभी 31 जनवरी का ही तो था तिलकुटी जिसको हम मनाते हैं। और फिर ये मार्च अप्रैल में, ये फरवरी मार्च में होली आ जाएगी। तो पूरे साल के त्योहार हमें वैसे भी पता है। अगर कहें जनवरी से किसकी स्टार्टिंग है, तो दो बड़े त्योहार कौन कौन से? लोहड़ी और मकर संक्रांति। फिर जनवरी का एंड या फरवरी की स्टार्टिंग में तिलकुटी आती है, जिसमें तिल कूट के खाए जाते हैं। फिर उसके बाद फरवरी का एंड वैसे जनरली मार्च में होली आ जाती है। फिर 21-22 मार्च को जब आपका लीप ये वाला शुरू होता है हिंदू कैलेंडर, तो आपके ढेर त्योहार आते हैं, ढेर मेले लगते हैं। उस टाइम पे आपकी फिर बैसाखी भी आएगी और आपकी जो फसलें भी पकेंगी। फिर उसके बाद आएगा आपका ये जो जून वाला महीना है, जिसमें कि आप निर्जला वो एकादशी देखेंगे। फिर इसके बाद अगस्त में जब बारिश का मौसम आएगा, तो श्रावण मास में तो ढेर त्योहार आते हैं आपके, तीज आएगा, रक्षाबंधन आएगा। फिर उसके कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा नवमी या गुगा नवमी आएगी। फिर उसके कुछ दिन बाद आपका जब ये सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, तो आपका फिर ये वाले त्योहार आएंगे श्राद्ध वाले। फिर श्राद्ध के बाद जो आएगा आपका नवमी वाला यानी नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर 20 दिन बाद दिवाली, फिर दिवाली के कई वो इकट्ठे त्योहार, और फिर जाके फिर जनवरी में वापस से लोहड़ी और ये सब स्टार्ट। ठीक है। तो पूरे साल के त्योहार है। अब जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस जिसमें, उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये चीजों को समझना है, रटना नहीं है यहाँ। ठीक है। त्योहार तो मकर संक्रांति कब है? 14 जनवरी को, भादों यानी बारिश के महीने में। तो नाग पंचमी कॉमन सेंस है, नाग उसी टाइम निकलेंगे, वो मनाएंगे। गणेश चतुर्थी है, जल झूझनी एकादशी है, ये त्योहार है। जन्माष्टमी भी आती है। फागुन के महीने में महाशिवरात्रि भी आती है, होली भी आती है। आश्विन और कार्तिक मतलब अक्टूबर के आसपास दशहरा, गुरु नानक जयंती और दीपावली। चैत्र के महीने में ये अब जो चलेगा ना मार्च वाला, रामनवमी, महावीर जयंती, गणगौर उत्सव। सावन में रक्षाबंधन और तीज है। मुहर्रम मुस्लिमों का है, मुहर्रम माह में 10 तारीख को। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल की तीज पर। तो अक्षय तृतीया जो ये होता है ना अगस्त सितंबर, इसके हेरफेर में। ठीक है। हरियाणा के मेले लास्ट एक टॉपिक जो अब तक का सारा निचोड़ है, जितना अब तक पढ़ा ना हमने कल भी और आज भी, उन सबका निचोड़ है। ये लास्ट है इसका कि कौन सा मेला, अब तुम्हें सारे आते मिलेंगे। गरीबदास का मेला छुड़ानी में, अभी ऊपर पढ़ के आए, तो बाबा गरीबदास का मेला या संत गरीबदास का छुड़ानी झज्जर में। दुल्हेंडी मेला हर जगह भरता है, लेकिन ये झज्जर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्याम जी का मेला, अभी मैंने क्या बताया, श्याम छड़ी आ गया, छड़ी में पीछे डी है तो रेवाड़ी आएगा। श्याम अकेला आ गया, श्याम जी, तो फिर दुर्बल धन, दुर्बल को धनी बनाते हैं श्याम जी, तो श्याम जी दुर्बल को धनी झज्जर में। बालक नग्ननाथ, बच्चे तो वैसे भी नंगे ही घूमते हैं छोटे बच्चे, तो बालक नग्ननाथ सोनीपत में, नग्ननाथ सोनीपत में। बाबा जिंदे का मेला कहाँ लगता है? ये भी सोनीपत में लगता है, मोई माजरा में। ये रब लिखा है ना, भ बना है, रबड़ा गोहाना, ये मोई माजरी। पूर्णमल कहाँ है? गुड़गांव में, बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं। शीतला माता का गुड़गांव में। मस्तनाथ अस्थल बोहर में था ना, मस्तनाथ रोहतक में। जमुना दास भी रोहतक में था, मस्तनाथ जमुना दास हम ऊपर पढ़ के आए हैं। होला मोहल्ला भी कहाँ पड़ेगा आपके? रोहतक में, होला मोहल्ला। तो लाखन माजरा। शिवरात्रि का जगह जगह है, लेकिन फेमस है किलोई रोहतक वाला। फल्गु का याद करो, अभी बताया था, फल्गु कैथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लुदाना जिसको आप देहाती मेला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फल्गु का कैथल में देहाती मेला है, देहात का मेला पुंडरी कैथल लुदाना बाबा, बार बार बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है ये। बलदेव का है तो कहाँ पड़ेगा? बलदेव ये कृष्ण के भाई, तो आपको पता है कहाँ पड़ेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के उस इलाके में। सूरज कुंड है तो फरीदाबाद आएगा। कन्हुआ का मेला है तो फरीदाबाद। उदासनाथ है तो फरीदाबाद। फूल डोर है तो फरीदाबाद। कार्तिक अमावस्या तो फरीदाबाद। संस्कृति का मेला फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन है तो सब जानते हो, अग्रोहा हिसार में। ये सब मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ डिवीजन के लिए लास्ट टेबल है ये। और गुगा
गुगा नवमी है तो हर जगह है, गुगा नवमी कोई एक नहीं है, ये आपके ऊपर से लेके पूरे दक्षिण तक, पूरे पश्चिमी हरियाणा पूरे में गुगा नवमी। कब होता है ये होता है जब बारिश का मौसम होता है, भादों, क्योंकि उसी टाइम में सांप बाहर आते हैं। देवी का मेला कई जगह भरता है, लेकिन भिवानी और करनाल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णमासी का मेला भी बहुत जगह भरता है, क्योंकि पूर्णमासी पे लोकल लेवल पे मेले लगते हैं। देवसर इंपॉर्टेंट है, भिवानी, ये बहुत बार आता है। देवसर, देवी से याद कर लो, देवी सर, तो देवी कौन, भिवानी माता, तो देवसर का मेला भिवानी। मुंगीपा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पीछे पढ़ के आए हैं भिवानी में, मुंगीपा, बाबा मुंगीपा का मेला। बाबा खेड़े वाले का, ये भी भिवानी में इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद में। पांडु पिंडारा बहुत ज्यादा बार पढ़ा चुकी, पर्यटन में हरियाणा का हरिद्वार कहलाता है। सोमवती अमावस्या की तपस्या 12 साल तक की थी पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए, तो जींद में ही तो थे जब उन्होंने पिंड दान किया। तो पांडु पिंडारा कहाँ है, जींद में, हरियाणा का हरिद्वार है। हटकेश्वर मंदिर अभी बताया था, हटकेश्वर जींद में है, हटकेश्वर जींद में। भूतेश्वर भी जींद में। घपड़ेश्वर है अपने सोनीपत में, और घंटेश्वर है रेवाड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, घपड़ेश्वर आ जाए तो सोनीपत, घंटेश्वर आ जाए तो रेवाड़ी, और ये भूतेश्वर या हटकेश्वर आ जाए तो जींद में। ठीक है। बाबा राम राय मंदिर, ये भी कहाँ था, राम राय, ये भी जींद में था। धमतान साहिब भी जींद में था। मेला सच्चा सौदा जींद में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा कहाँ था, वो सिरसा में है। भूमन शाह भी सिरसा में, लेकिन मेला पूछेंगे तो जींद में। हंस हेडर या हंस डहर का मेला, ये आपके जींद में, हंस हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलसर का मेला भी जींद में। रामदेव का मेला सिरसा, ये वो रामदेव नहीं है, ये अलग रामदेव है। राधा स्वामी का जो मेला है वो भी सिरसा, पढ़ के आए हम सारा ये। गणगौर का, वैसे तो पूरी पट्टी में राजस्थान, लेकिन मेन पूछे तो फिर हिसार कहना, सिरसा में भी भरता है लेकिन हिसार का मेन है। बाबा सरसाई नाथ का मेला सिरसा भी पढ़ के आए थे। भूमन शाह का मेला सिरसा बहुत इंपॉर्टेंट। महावीर का मेला कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मेला भी कुरुक्षेत्र, लेकिन सूरज कुंड आ गया तो फरीदाबाद। ठीक है। सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र में। अब सोमवती अमावस्या के मेले हर जगह भरते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या के लिए 12 साल वेट किया था पांडवों ने पांडु पिंडारा में। कहाँ पड़ेगा, जींद में। वैसे इसके मेले हर जगह भरते हैं, पर ज्यादा बड़ा कुरुक्षेत्र है, क्योंकि वो धर्म नगरी है तो उसका ज्यादा बड़ा है। बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ लगता है, रेवाड़ी में। श्याम छड़ी भी कहाँ था, रेवाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट है नसियानी जैन मंदिर, रेवाड़ी में है। श्याम छड़ी का मेला, देखो श्याम जी छड़ी, छड़ी में डी है ना, रेवाड़ी में। सिर्फ श्याम जी का मेला आ गया तो दुर्बल को धनी बना दे, दुबल धन झज्जर में, और छड़ियों का मेला आ गया तो करनाल में। नेक्स्ट है दशहरे का मेला हर जगह भरता है, फतेहाबाद का बड़ा है। रावण का मेला हम अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, नूह मेवात में है, सिर्फ एक ही जगह है। बाबा बूढ़ा, जहां बाल कटते हैं बच्चों के, वहीं बाबा बूढ़ा था ना, झज्जर में, ये रहा। गंतीदास का मेला झज्जर के छुड़ानी में। गरीबदास का मेला। वैसाखी पर्व पर मेला हर जगह भरता है। आमों का मेला ये पिंजौर में भी भरते हैं, तो बैसाखी मेला और आमों का मेला और हेरिटेज मेला, ये 3 पिंजौर के। पंचकुला गार्डन अगर आपने सुना हो, जो फिदाई खां कोका नाम के एक फॉस्टर ब्रदर थे औरंगजेब के, इन्होंने बनवाया था। अलग अलग तलों में विभाजित है, ऐसे ऊपर फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा नीचे, बहुत मतलब सुंदर है, शाम के टाइम देखने लायक होता है, मैंने कई बार देखा, बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत सुंदर बाग है, बहुत बड़े बड़े, और वहाँ आज भी नेचुरल कंडीशंस में कोयल कूकती रहती हैं, और आम वहाँ वहीं लग के पकता है। और वहीं पे फिर ये पपीते के पेड़ हैं, बहुत सारे चीकू के पेड़ हैं, और चीकू के लदे हुए पेड़ देखें, लेकिन वहाँ तोड़ना नहीं होता। अगर आप वहाँ टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं तो वो सब सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट पे उठवाती है, वहाँ सरकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पेड़ से कुछ भी तोड़ना नहीं है। लेकिन आप नेचुरल कंडीशंस में चीकू पपीते आम देख सकते हैं अगर आप सही मौसम में जाते हैं तो। 3 बार साल में वहाँ बड़ा मेला लगता है आम जनता के लिए भी। पहला मेला बैसाखी का मेला है जो कि फसल वाला है। दूसरा आम का मेला है जो आम आते हैं जून जुलाई में तब लगता है। और तीसरा हेरिटेज मेला है जो दिसंबर में लगता है। इस साल नहीं लगा, मतलब 2020 में, क्योंकि पेंडेमिक था, वरना 3 बड़े मेले ये पंचकुला में लगते हैं। तो वैसाखी पर्व पर मेला लगता है, बैसाखी जो फसलों का त्योहार है, आम मेला लगता है, और हेरिटेज मेला पंचकुला के पिंजौर गार्डन में। ठीक है। पाथरी माता हम पढ़ के आए थे पानीपत में। बाबा भैरू का मेला महेंद्रगढ़ में, भैरू महेंद्रगढ़। सांवला भी महेंद्रगढ़, केसरिया भी महेंद्रगढ़, पढ़ तो रहे थे सारे ये वाले। भलाईनाथ महेंद्रगढ़, मौजीनाथ महेंद्रगढ़। शनिदेव का मेला, शनिदेव जगह जगह है लेकिन बड़ा मेला महेंद्रगढ़ में। माता मसानी का मेला भिवानी में भी भरता है। ये मसानी, मसानी शीतला एक ही चीज है, तो भिवानी में भी है, महेंद्रगढ़, ये जगह जगह भरता है। मसानी का भी बच्चों को ले जाते ना, चेचक वेचक ना हो। शिवजी का मेला जगह जगह है, बागहौत में भी लगता है। छड़ियों का मेला करनाल। अब अगर श्याम छड़ी आ गया तो रेवाड़ी, छड़ियों का आ गया तो करनाल, श्याम जी का आ गया तो दुबलधन झज्जर। यानी झज्जर भी ठीक है, रेवाड़ी भी ठीक है, करनाल भी। शब्द से पकड़ लेना। छड़ी पूछे, छड़ी, श्याम छड़ी, तो पीछे डी है ना, रेवाड़ी। छड़ी यों लिख दें
तो करनाल, और श्याम जी लिख दें तो दुर्बल को धनी बना दे दूबलधन झज्जर में। ठीक है, श्याम जी छड़ी, देखो यहीं आ गई है, ये देखो तीनों एक साथ है, अब इनको ध्यान से देख लो। छड़ियों का, तो छड़ियों का करनाल में, श्याम जी छड़ी, छड़ी है ना यहाँ पीछे देखो, रेवाड़ी डी है दोनों में, और श्याम भगवान क्या कर सकते हैं, किसी दुर्बल को धनी बना देंगे दूबल धन झज्जर में। तो श्याम जी का मेला आ जाए या बाबा श्याम का मेला आ जाए, कौन है बाबा श्याम, खाटू श्याम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो श्याम जी का मेला दुर्बल को धनी बना दे दूबल धन झज्जर। छड़ियों आ गया तो रेवाड़ी मत करना, छड़ियों आ गया ना तो उसमें छड़ियों का क्रय विक्रय जिसमें होता है करनाल में, और श्याम जी छड़ी का आ गया तो छड़ी पीछे डी है रेवाड़ी में। ये तीनों परेशान करते हैं पेपर में। सतकुंभा का बार बार मैं बता रही हूँ, जिंदे का मेला, सतकुंभा का, और अपना ये नग्ननाथ का, तो ये कहाँ है तीनों, सोनीपत में। सतकुंभा का देखो खेड़ी गुज्जर सोनीपत में। रामक शाह का खुबड़ू तहसील जो कि मशरूम में खुम्बी में नंबर 1 है सोनीपत में। यमुना स्नान, वैसे तो पूरी यमुना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेहंदीपुर का जो अपने सोनीपत में पड़ता है मेहंदीपुर, यहाँ का यमुना स्नान ज्यादा फेमस है। तो वैसे पूरे हर गांव से निकलती है यमुना, क्योंकि यमुना की एंट्री यमुना नगर से है, और यमुना नगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत होती हुई फिर दिल्ली को क्रॉस करके वो फरीदाबाद और पलवल से फाइनली मुड़ जाती है यूपी की तरफ। तो जहां जहां से गुजरती है वहां गाँव तो पड़ते ही होंगे, लेकिन अगर पूछेंगे मेन मेला तो आप कहोगे मेहंदीपुर। ये मेहंदी लिखा है ना, बिंदी लगा लेना, मेहंदीपुर गाँव पड़ता है हमारे सोनीपत में, वहां लगता है बड़ा यमुना स्नान का मेला। रक्षाबंधन का मेला हर जगह लगता है, लेकिन पंचकुला, ये पलवल जो पंचवटी वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट, जहाँ 5 पांडव भी रहे थे। बुद्धो माता का गुड़गांव में, बुद्धो माता कह दें या शीतला माता कह दें, या सीली साते कह दें, या वो था ना क्या था वो, नव संवत सरोत्सव, वो सारे गुड़गांव में। ठीक है, तो बुद्धो माता का गुड़गांव में। शाह चोखा खोरी का सोनीपत में बिल्कुल नहीं है, ये काट देना है, गलत कर दिया है उसने, ये गुड़गांव में है। शाह चोखा खोरी या शाह चोखा खेरी का जो मेला लगता है ये आपके गुड़गांव में है, और ये मुस्लिम समुदाय इसको लगाता है। चोखा खेरी सोनीपत में नहीं है, गुड़गांव में। नेक्स्ट है कुंवारी का मेला, ये हिसार में लगता है, कुंवारी का मेला नाम था ये कुंवारी। और भीमेश्वरी देवी टेम्पल मैंने बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी झज्जर में लगता है। जन्माष्टमी का भी बड़ा मेला लगता है कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेरी झज्जर। राजकीय और राष्ट्रीय दिवस हैं, 11 फरवरी को छोटू राम जी की जयंती है, और छोटू राम जी का बहुत बड़ा नाम है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी उनके नाम पर है। छोटू राम जी के नाम पर यमुनानगर में आपका पावर प्लांट भी है। फिर रविदास जयंती 21 फरवरी की होती है। बैसाखी 13-14 अप्रैल की। अंबेडकर जी का बहुत बड़ा नाम, 14 अप्रैल को इनकी जयंती। आमों का मेला जून जुलाई में पंचकुला के पिंजौर में लगता है। योग दिवस आप अच्छी तरह जानते हैं, 21 जून को है। और इसके बाद उधम सिंह जी की जयंती, उधम सिंह क्योंकि पंजाब के थे तो हरियाणा का तो मेन एक कैरेक्टर था, मान लीजिए, जिसने किसको मारा था, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसने किया था, और तभी नहीं मारा, 1919 से 21 साल वेट किया, कोशिश करते रहे कैसे कैसे मेरा हिसाब बने, और 1940 में जाके उन्हीं के देश में लंदन में कैक्सटन हॉल में घुस के बिल्कुल खुली सभा में वो स्पीच दे रहा था, वहां उठ के और गोली मार दी उसको। और सोचो विदेश में 21 साल बाद इन्होंने बदला लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो ये वही उधम सिंह जी हैं। 31 जुलाई को हरियाणा का पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं। वैसे हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है ना, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, वो 1 मई 1974 को अस्तित्व में आया था। एक बार आ चुका पेपर में ये, 1 मई 1974 को आपका हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन अस्तित्व में आया, लेकिन 1 सितंबर को आप पर्यटन दिवस मनाते हो, ठीक है। अग्रसेन की जयंती अग्रोहा हिसार से संबंधित है, 30 सितंबर की है। वाल्मीकि जयंती 14 अक्टूबर की है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो अपने ये है ना लौह पुरुष यानी सरदार पटेल, इनका जन्मदिन है। अजीब बात है, 31 अक्टूबर को ही देखो इंदिरा गांधी का मर्डर भी हुआ था, लेकिन उसको हम नहीं देखते, हम देखते हैं सरदार पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर, तो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 नवंबर को तो आपका हरियाणा दिवस है ही, यहाँ जाके खत्म हो गया। अब ये तीज का त्योहार और कोथली उपहार ये पेपरों में आते हैं, गोगा नवमी, गोगा पीर मेला, बाबा बख्शीनाथ और शिल्पी कलाकार कहाँ कौन से मेले में, सूरज कुंड, ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कला और संस्कृति का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेले हमने पढ़ लिए और मेले अब तुम्हें समझ में आने चाहिए। जैसे चित्रकला मूर्ति कला समझ में आई थी ना कि भाई ये वाली मूर्तियां यहाँ, ये वाली यहाँ, ऐसे ही अब मेले सिर्फ रटने नहीं है, अब समझने हैं। कुछ मेले कॉमन है, कुछ मेले खास हैं। जो खास है उनको बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। कॉमन में कहीं अगर बड़ा, जैसे दिवाली का बड़ा कहीं लगता हो या मान लीजिए होली का बहुत बड़ा लगता है, तो वो याद करने होते हैं।
या शिवरात्रि का है या जन्माष्टमी का है। बाकी इस तरह के मेले तो कॉमन है, हर जगह लगते हैं। जो बिल्कुल अलग है वो आप पढ़ के जाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पूरा हुआ। और अब कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे हरियाणा में भाषा और साहित्य की, जो बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, कि भाषा कैसे कैसे बदली है हमारी, और कौन सी भाषा के साहित्य का हरियाणा में ज्यादा असर दिखा, या क्या हमारे हरियाणा के लोकल लेवल पे भी कुछ साहित्यकारों ने काम किया है, या वो हिंदी साहित्य के लिए काम किया हो, या वो जैन साहित्य के लिए या बौद्ध साहित्य के लिए, उनके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपके हार्डली 3-4 टॉपिक बचे हैं, तो कल उनमें से एक पढ़ेंगे हम, और कल उम्मीद है वो पूरा भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो कोई नहीं, परसों पढ़ लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से चीजों को पढ़ते समझते हुए चलेंगे। और अब अपनी चीजों को ना ऐसा मत करना कि बस जितना हो गया उतने में, आप पुरानी चीजों को भी साथ साथ रिवाइज करना। अभी फिलहाल में बहुत जल्दी तो कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब तक ये सब चीजें तुम भूल जाओगे, अगर तुम इनको डेली कभी ना कभी पढ़ते ना रहो। अपना टारगेट बना के पढ़ना स्टार्ट करना। अब जैसे एक बार सिलेबस पूरा होने पर क्या करना होता है, रिवीजन, कि भाई मैं इस बार कला और संस्कृति को 2 दिन में पूरा पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, तो फिर सारी चीजों को पढ़ लेना चाहिए। या हम 2 दिन में मिट्टी और फसलों को पूरा पढ़ लेंगे, तो मिट्टी और फसलें उठा के पढ़ ली। या हम 1 दिन में खनिज पदार्थ और ये जो बिजली की परियोजनाएं हैं इनको करेंगे। इस तरह से अपने टॉपिक्स पे कमांड बनाई जाती है। एक बार सिलेबस पूरा होने से कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ आपकी एक समझ बनती है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको बार 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 पढ़े। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। पेपर आते और जाते रहते हैं, एक पेपर के पीछे नहीं पढ़ा जाता, अपने आप को तैयार किया जाता है। इस हद तक तैयार किया जाता है कि पेपर कोई आए मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते जब तक कि आप एक पेपर के पीछे भागे। हरियाणा जीके को बेस्ट बनाना है तो उसको इतनी अच्छी तरह पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि चाहे पुलिस का पेपर आए या कोई पेपर आए तुम्हें उसमें दिक्कत ना आए। और जितने पेपर होते हैं ना पुराने, इन सब पे भी नजर रखा करो कि पेपर में क्या आया था, क्या मैंने वो टॉपिक कवर कर लिया। 2-4 क्वेश्चन हमेशा टफ आते हैं, उनके पीछे नहीं पढ़ सकते, नहीं उन पे टाइम खराब करना चाहिए, लेकिन मेजर हिस्सा हम पढ़ सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि जितनी चीजें हो गई ना उनको साथ साथ याद भी करते चलना, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ लेंगे साहित्य पर, और फिर इसके बाद एक दिन पत्रकारिता वाला टॉपिक करा दूंगी, और फिर अपना नेशनल हाईवेज वाला, बस उसके बाद लगभग कंप्लीशन पर आ जाएंगी चीजें। एक दिन वो भी कर लेंगे, कितने खेल में कितने पुरस्कार, भाई 6 करोड़ 4 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ वाला टॉपिक है ना, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही है। और बस यही मैसेज है मेरा तो कि भाई खूब पढ़ा करो। और देखो सबसे ज्यादा जरूरी जो आपकी स्टेज में है ना वो है रोजगार, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। आपकी लाइफ अगर आप बेस्ट बनाना चाहते हैं तो पहली चीज है अपने आप को बेस्ट बनाओ, क्योंकि जो जिस लायक है ना भगवान उसको वही देगा। अपनी लायकियत बढ़ा लो, अगर तुम्हारी लायकियत बढ़ जाएगी तो उसके बाद तुम्हारे पास अपने आप अच्छी सी चीजें आ जाएंगी। अच्छा जीवन, अच्छा जीवन साथी, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो सब करने के लिए पहली शर्त होती है अपने आप को काबिल बनाना। और काबिल बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है पढ़ाई, इसलिए खूब पढ़ा करो। जब मन में आए ना कि यार नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये सोचो कि 2025 में मेरा जीवन मैं कैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर तुम जैसे हो वैसे खुश हो तो मत पढ़ो, लेकिन फिर जीवन नीचे की तरफ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि जैसे प्रेजेंट की लाइफ है मुझे 5 साल बाद इससे आगे जाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ती है। या तो अब कर लो या फिर ताउम्र करते जाना, फिर पूरी जिंदगी मेहनत करना बड़ा मुश्किल रहेगा। अब तुम्हारे पास मौका है, टाइम है, वैकेंसी है बहुत सारी, पेपर होने ही होने हैं। अब नहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पेपर। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब मैं पढ़ती थी ना तब भी कहते थे कि नौकरियां खत्म होंगी। अब तुम ये लगा लो मुझे पढ़ाते हुए भी कितने साल हो गए, मुझे 12 13 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ नौकरियां खत्म हुई। अरे हर साल कितने लोग नौकरी निकलती हैं, कितने लोग लगते हैं। कम जरूर होंगी नौकरी, वो सदा से होती आई हैं, लेकिन खत्म नहीं होंगी। कंपटीशन बढ़ता जाएगा क्योंकि अब ज्यादा लोग पढ़ने लग गए, तो इसका मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब भी तो दुनिया नौकरी लग रही है, आगे भी लगेगी, बस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आप को ये समझाओ बार बार कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के मेरा भविष्य बदलेगा। 2025 जैसा चाहिए उसके हिसाब से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए आज इतना ही। मल्लिका शेरावत कहाँ से है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। मल्लिका शेरावत हिसार से क्यों नहीं है, ये साथ साथ बताया था कि वो रोहतक से है, हिसार से नहीं। अगर ना आए एग्जाम में रोहतक तो हिसार टिक कर देना, ठीक है। इसलिए वीडियोस को ध्यान से देख के उसके बाद किताब भी उठा लिया करो, किताबें भी बहुत जरूरी होती हैं। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।